जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये है कि जो मैं एक दफ़ा आप लोगों को बुक दिखा देता हूँ और जो चैप्टर्स मतलब जिस तरह हम मतलब उसको फॉलो कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये हमारे पास चैप्टर 1 है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसको। और इसके अंदर हम लोगों ने मतलब 1.1 मॉडलिंग चेंज विद डिफरेंस इक्वेशंस ये हमने देखा। फिर अप्रॉक्सीमेटिंग चेंज विद डिफरेंस इक्वेशंस है और सोल्यूशन टू डायनेमिकल सिस्टम्स है, इसको कुछ हमने स्टडी किया था। और अभी जो चीज़ हमको स्टडी करनी है दैट इज सिस्टम्स ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। कि हमारे पास यहाँ पे हम एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स उनको हम स्टडी करते हैं कि वो क्या एग्जांपल्स हैं और मतलब ये कि उसको हम समझने की कोशिश करते हैं उसमें। लेट मी हैव अ लुक कि पिछली दफ़ा हमारे पास कोई ऐसी चीज़ जो आखिरी में रह गई हो। ठीक है, मतलब मोस्टली मतलब ये चीज़ हमने कवर कर ली थी। और ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था मतलब। ठीक है, वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर फाइंडिंग एंड क्लासिफाइंग इक्विलिब्रियम वैल्यूज़। और मैं थोड़ा सा मतलब रिव्यू कर देता हूँ जो पिछले बार हम लोगों ने बिल्कुल जिस टॉपिक पे एंड किया था। जस्ट अ मिनट, माउस। तो हम लोगों ने जो एंड किया था कि हमने देखा था कि बाज़ इनिशियल वैल्यूज़ पर सिस्टम स्टेबल होते हैं और बाज़ पे अनस्टेबल हो जाते हैं। मतलब ये है कि डिपेंडिंग ऑन ऑन द सिस्टम, मतलब ये है कि बाद अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट ऐसा होता है जैसे ये वाला केस था, इसके अंदर फ्रॉम वेर एवर यू आर स्टार्टिंग। और मतलब यहाँ जो प्रिस्क्रिप्शन फॉर डाइजॉक्सिन था कि इसके अंदर आप जहाँ से भी कहीं स्टार्ट कर रहे हैं, ए नॉट मतलब ये इनिशियल कंडीशन है, 0.1 0.2 0.3 ये इनिशियल वैल्यू है ऑफ ए एन। तो ये कि हमने यहाँ पे सॉल्व करके न्यूमेरिकली हमने सॉल्व किया और फिर हमने इसको देखा था। तो हमें अंदाज़ा ये हुआ था कि आप किसी भी वैल्यू से शुरू करें तो यू आर कन्वर्जिंग एट द सेम पॉइंट। तो ये ऐसा सिस्टम था। लेट मी डिलीट दिस थिंग और मतलब एक दफ़ा क्विकली बस ये बात, ताकि वो एक रिव्यू हो जाए कि जी मैं अगर 0.3 मेरे पास mg का इनिशियल डोज है तब भी मैं यहाँ पे आके स्टेबलाइज कर रहा हूँ, और अगर इवन मेरे पास 0.1 का है तो मैं भी फिर भी 0.2 पे स्टेबलाइज कर रहा हूँ, 0.2 पे अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तब भी यहाँ पे। पिछली दफा किसी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था जो मैंने लिखा था, फिर उसका मैंने मैटलैब पे छोटा सा कोड डेवलप किया। अच्छा, मसला ये है कि मेरे इस लैपटॉप के अंदर जो है ना वो मैटलैब अभी प्रॉब्लम करा तो मैंने पूरा अनइंस्टॉल किया, और मेरे दूसरे लैपटॉप पर है। और ये है कि मैं वहां से रिजल्ट जो है ना वो यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो मैं रन तो नहीं कर सकूंगा क्योंकि इंस्टॉलेशन में टाइम लगेगा। ये सिस्टम मतलब इतना लोड मतलब उसमें नहीं होगा, मतलब ये है कि ये बहुत स्लो कंप्यूटेशन है इस सिस्टम में। तो लेकिन मैं वो आपको रिजल्ट दिखा दूंगा कि अगर मेरे पास जो किसी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि इट इज हेयर इफ द डेली डोसेज चेंजेस विद द इक्विलिब्रियम पॉइंट, विल द इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज और नॉट, ये सब चीजें जो है ना ये मैटलैब के कोड से हमें बहुत आसानी से समझ में आ सकती हैं। तो मैं काम ये करता हूँ, पहले मैं ये लेक्चर 2 जो है ना बेसिकली इसको मैं एंड करता हूँ। और अगला टॉपिक शुरू करने से पहले अगर हम असर तक उस कर लिया तो अच्छी बात है, असर से पहले या असर के बाद जो भी है फिर मैं मैटलैब की ये चीज़ आपको समझा दूंगा एग्जैक्टली, जिससे आपको फायदा होगा इंशाल्लाह जी। ये वो दूसरा कॉपर सिस्टम सर। है, सिस्टम मैंने आपको समझाया था। वो सिस्टम वो मतलब एग्जांपल जो थी बुक की वो इट वाज दिस एग्जांपल। और इसके अंदर क्या था कि यहाँ पे ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था। अनस्टेबल का मतलब ये मतलब बस कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पे सामने बना हुआ है। अच्छा, लेट मी अगेन क्लीन दिस। और कि ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आपके पास जो ग्रीन लाइन है, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, कि अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ 100,000 की इन्वेस्टमेंट तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट यही रहती है। लेकिन मैं जरा सा ऊपर से अगर शुरू करता हूँ, माई इनिशियल कंडीशन इज दिस, आई ग्रो और मतलब आई मूव अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। यहाँ पर हम मैथमेटिकली इसको इस तरह अंडरस्टैंड करेगा। ये है तो एक मतलब ये है कि फाइनेंशियल सिस्टम जिसके अंदर हमें ऐसा लग रहा है कि जी अगर हम $1,00,000 से ऊपर की इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा जो मतलब अकाउंट से सेविंग अकाउंट्स के अंदर पैसे बढ़ते चले जाएंगे। और अगर हमने 1,00,000 से कम इन्वेस्टमेंट किया इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी चीज डिप्लीट होती चली जाएगी, रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट विच इज द ग्रीन वन, इट इज अनस्टेबल। और ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी यहाँ पर कि भाई हम इसको मतलब ये कि हाइपोथेटिकल एग्जांपल जिस तरह समझ सकते हैं कि ग्रीन इज दिस वन एंड ऑरेंज एंड रेड, ब्लू बहरहाल इस केस में, कि ब्लू एंड रेड आर दीज इनिशियल पॉइंट्स। और अगर मैं जरा सा भी दूर से शुरू करता हूँ तो आई विल कंटिन्यूसली मूव अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो हमने न्यूमेरिकली देखे, हमने कुछ भी काम नहीं किया, हमने मैथमेटिकल इक्वेशन बिल्डअप की,
हमने न्यूमेरिकली देखा और फिर हमने कंक्लूजन दिया कि भाई अगर ये करोगे तो इस तरह करके तुम्हारे पास स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। तो ये सब बातें पिछली दफा की थी। नाउ वी विल लुक एट दिस वन, फाइंडिंग एंड क्लासिफाइंग इक्विलिब्रियम वैल्यूज। तो हमारे पास अब हमने दो तरह के इक्विलिब्रियम देख लिए और इसको फिर हम जो है ना मतलब क्लासिफाई किस तरह कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनिंग इफ इक्विलिब्रियम वैल्यूज एग्जिस्ट और एंड क्लासिफाइंग देम एज स्टेबल एंड और अनस्टेबल असिस्ट अस इमेंसली इन एनालाइजिंग द लॉन्ग टर्म बिहेवियर ऑफ अ डायनामिकल सिस्टम। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बेसिक नॉलेज है, मतलब ये है कि वो लोग खास तौर पे जिन्होंने मुझसे लीनियर सिस्टम्स पढ़ा हुआ है उनको उम्मीद है इसका आइडिया होगा, और आइडिया नहीं है तो बहुत ही बुरी बात है कि ये जो क्लासिफाई आप कर रहे होते हैं स्टेबल अनस्टेबल, इसके अलावा भी बहुत सारी क्लासिफिकेशन होती हैं जिसके अंदर बहुत मैथ्स इन्वॉल्व है। तो मैंने इस चैप्टर के बाद इंशाल्लाह चैप्टर 1 के बाद हम चैप्टर 12 पे जाएंगे, वहां पे थोड़ा बहुत आपको जेन्युइन आइडिया होगा कि मैथमेटिकली इन प्रॉब्लम्स को हैंडल किस तरह किया जाता है। यहाँ पे इसने बहुत बेसिक फॉर्म में उसने कहा कि जी आपके पास या फिर स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है, लेकिन हमारे इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स के अंदर इसके अलावा भी चीजें होती हैं, ठीक है। अच्छा, assist us immensely in analyzing the long-term behavior of a dynamical system. Consider again example 3 and 4. In example 3, how did we know that a starting value of 0.2 would result in a constant solution of equilibrium values? ये बात कर रहा है उसकी डायजॉक्सन की कि जी अगर 0.2 mg से आपने शुरू किया तो वहीं बैठे रहेंगे। तो वो कहते हैं कि मतलब ये हम कैसे कह सकते हैं, मतलब हम क्या कोई एनालिटिकली पहले कुछ एनालिसिस कर सकते हैं जो हमें बता दे कि हम हमारे पास यही सोल्यूशन होगा, कोई ऐसी चीज। Similarly, how do we know the answer to the same question for an investment of $100,000 in example 4? ये दो एग्जांपल्स मैंने आपसे डिस्कस की थी, एक डिजॉक्सिन वाली जिसमें 0.2 इक्विलिब्रियम पॉइंट था, और एग्जांपल 4 जिसके अंदर आपके पास $100,000 वाज द इक्विलिब्रियम पॉइंट कि अगर आप 100,000 आपने डाल दिया अकाउंट में तो नो मैटर हाउ लॉन्ग द टाइम इलैप्सेस आप 100,000 पर बैठे होगे। अच्छा, वो अब यहाँ पे कुछ वो एक बहुत बेसिक सी मैथमेटिकल डेरिवेशन करता है, बहुत ही सिंपल किस्म की, उसे बताना चाहता है कि हाउ यू कैन डिटरमिन for a dynamical system of the form an plus 1 is equal to ran plus b। ये वो स्टैंडर्ड सिस्टम था जो हम डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, आप में से कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पर ये b की क्या सिग्निफिकेंस थी? बहुत सिंपल, मतलब ये दो एग्जांपल डिजॉक्सिन और इसके अंदर अकाउंट वाले के अंदर, ये b क्या चीज है? सही, इनिशियल जो वैल्यूज B was the dose। b was the dose, ये बात, लेकिन आप जनरल इसको टर्म्स में क्या कह सकते हैं? मतलब वो डोज तो आपके पास एग्जांपल 2 में है, एग्जांपल 4 में तो आपके पास अकाउंट है, इनिशियल वैल्यूज जो है इसकी सर एक लिमिटेड टाइम जो डिफाइन किया गया है उसमें इंक्रीमेंट ऐड हो रहा है। कोई कांस्टेंट है, मतलब ये बहुत सिंपल एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि हमारे सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है। वंडरफुल, एक्सटर्नल फैक्टर जो सिस्टम के अंदर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब ये कि देखो मैं सिंपल बात बताता हूँ, ये एक खिड़की वाली बात है, ये एक टैंक है जिसके अंदर जो है ना हम कोई एक्सटर्नल आपके पास जो है ना मतलब लिक्विड इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये अकाउंट था मेरे पास, उसके अंदर एक्सटर्नल पैसे मैं डाल रहा हूँ। ये ह्यूमन बॉडी थी, उसके अंदर मैं एक्सटर्नल डोज डाल रहा हूँ। तो ये एक्सटर्नल इनपुट है जो सिस्टम में मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो कम से कम आप लोगों को ये बातों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक्सटर्नल इनपुट है विच इज बीन इंट्रोड्यूस इनटू द सिस्टम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये हो गया आपके पास, फॉर अ डायनामिकल सिस्टम ऑफ द फॉर्म दिस वन डिनोट बाय ए द इक्विलिब्रियम वैल्यू इफ वन एग्जिस्ट। अब वो कहता है कि अब इक्विलिब्रियम वैल्यू हो सकता है एग्जिस्ट ही ना करती हो, मतलब ये यहाँ पे तो बहुत सिंपल एग्जांपल्स थी और आपने देख लिया भाई इक्विलिब्रियम है, लेकिन बाज़ ऐसा होता है होती नहीं है। अच्छा, अगर इक्विलिब्रियम है तो वो कौन से इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा, तो उसका थोड़ा बहुत डिस्कशन है यहाँ पे। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम वैल्यू इफ यू स्टार्ट, अच्छा इक्विलिब्रियम वैल्यू की डेफिनेशन मैं बहुत बेसिक पे दोबारा समझाता हूँ ताकि आप लोग समझो। लेट्स सपोज दिस इज टाइम, दिस इज एन, और ये कि जी मेरा ये कर्व है जो इवॉल्व कर रहा है, ठीक है। मैं ये कहता हूँ मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट उस वक्त होगा जब ये दो वैल्यूज सेम है, दिस इज n एंड दिस इज n प्लस 1। दिस इज, लेट्स सपोज मैं यही नोटेशन यूज करता हूँ क्योंकि बाज़ दफा दिस इज an एंड दिस इज an प्लस 1। मेरा इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन ये है, माय डेफिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम पॉइंट, मेरी इक्विलिब्रियम पॉइंट की जो डेफिनेशन है वो ये है कि जी आपके पास the next value is the same as the previous value। अगर मैंने अटेन कर लिया तो मेरे सिस्टम में कोई चेंज नहीं हो रहा, मेरा सिस्टम में कोई चेंज नहीं हो रहा, दैट इज डेल्टा an is 0। मैं कह सकता हूं कि जी देयर इज नो चेंज इन द सिस्टम, नो रेट ऑफ चेंज, नथिंग। तो ये डेफिनेशन है। तो उसने यहाँ पे ये बात लिखी कि जी दिस इज माय डेफिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम पॉइंट, an plus 1 is equal to an which is a, मैं उसको a कह देता हूं, सब्स्टिट्यूटिंग a for an plus 1। अब इसके अंदर आपने यहाँ पे और यहाँ पे यू सब्स्टिट्यूट a कि जी मेरे पास एक ऐसी वैल्यू है जिसपे मैं स्टेबलाइज कर गया, जो सैचुरेट कर गया,
इसके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। तो यहां पर अब नाउ आई सॉल्व, तो अब मैं सॉल्व इसको किस तरह करूंगा, सिंपल, मतलब यू टेक दिस वन, a minus ra is equal to b is equal to 1 minus r is equal to b, and I have this value, और इसके अंदर उसने कंडीशन सिंपल है कि आपके पास r must not be equal to 1, वरना ये है कि there won't be any solution, मतलब it will blast go to infinity। अब ये जो आपके पास सॉल्यूशन बना, इसका मतलब ये क्या पे कि अच्छा ये पहले इसकी कंडीशंस पढ़ लेते हैं, मतलब जो स्पेशल कंडीशंस, if r is equal to 1 and b is equal to 0 then every initial value results in a constant solution as shown in figure 1.13। मतलब अभी मतलब वो ये कहता है कि अगर आपके पास r1 हो जाता है या आपके पास b 0 हो जाता है, तो आपके पास ये है कि इनिशियल जिस वैल्यू पे मैं शुरू करूंगा मैं उसी पे बैठा रहूंगा और वहां से मैं मूव नहीं करूंगा। और लेकिन मैं कुछ यहाँ पे एक दो बातें आपको ऐड करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ये हमारे पास जो है ना इक्विलिब्रियम वैल्यू है, और मैंने जो क्वेश्चन पिछली दफा पूछा गया था जिसका भी मैं मैटलैब कोड मैंने बिल्डअप किया है, यहाँ पे अगर इस मैथ्स को देखें और हम थोड़ा समझने की कोशिश करें, मेरा 0.2 डिजॉक्सन वाले केस में 0.2 mg इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इफ आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, इफ आई कीप ऑन गिविंग 0.1 mg डोज आफ्टर अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम, तब भी मैंने देखा कि ये यहाँ पे जाके स्टेबलाइज कर रहा है। अगर मैं यहां से शुरू करता हूं 0.1 से, ये 0.3 है, और मैं 0.1 mg डोज दिए जाऊं 0.1 mg, तब भी मैं यहां पे स्टेबलाइज कर रहा हूं। 0.2 वाज माय इक्विलिब्रियम पॉइंट, वाज द वैल्यू ऑफ a। यहां पर एक बात ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट आपके पास इफेक्ट हो जाएगा अगर मैं 0.1 से इसको चेंज करके लेट्स सपोज इसको 0.5 कर देता हूं। अगर मैं यहां पे मिडिल में कहीं बैठा हुआ हूं और मैं एकदम इसको डोज को 0.1 mg से चेंज करके 0.5 mg कर देता हूं, ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है? व्हाट इज दिस इक्वेशन टेलिंग यू? व्हाट विल हैपन? आपका सर इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, फिर शिफ्ट हो जाएगा। वंडरफुल, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि a is equal to b which has been changed from 0.1 to 0.5, 1 minus r which is fixed। ये आपके पास फिक्स्ड है, ये जो r की वैल्यू है। डिजॉक्सन के केस में जो पिछली दफा किसी ने क्वेश्चन पूछा था, मैं उसका जवाब दे रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि जी एक आदमी को मैं डोज दे रहा था, ठीक है, और मैं डोज उसको देते थे 0.1 mg, वैसे ही मैंने उसको जो है ना 0.5 mg अगर दे दी तो सिस्टम जो है ना वो रहेगा तो स्टेबल, लेकिन मसला होगा कि उसका स्टेबिलिटी जो पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा, वो जाके किसी और पॉइंट पे जाके फिर वो स्टेबलाइज करेगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये इक्वेशन मुझे ये बता रही है, और ये मैं आपको सिमुलेशन से भी दिखा दूंगा। इसमें कोई कंफ्यूजन आप पूछ ले मुझसे, या आप कहें तो मैं दोबारा बता देता हूं ये कॉन्सेप्ट किसी और एग्जांपल से। सर काइंडली इसमें हम 0.5 mg डोज परमानेंट उसको कंटीन्यूअस चेंज करके देंगे या वन टाइम चेंज करने के बाद दोबारा कंटीन्यूअस। दिस मींस कॉपी सर कि जी आपके मैं आपको मैटलैब का कोड दिखा दूंगा, उससे आप समझ जाओगे चीज कि मैंने क्या किया, मैंने सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम तक उसको 0.1 mg दी तो वो स्टेडली मूव कर रहा था टुवर्ड्स 0.2 mg इक्विलिब्रियम पॉइंट, वो जा रहा था, वो अल्टीमेटली यहां पे जाके कन्वर्ज कर जाता, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि फॉर सर्टेन रीजंस कुछ भी ऐसे रहे जिनकी वजह से डॉक्टर ने डिसाइड किया, ये चैट विंडो पे किसी ने कुछ लिखा है, अच्छा ठीक है, किसी ने लिखा है कि भाई दोबारा एक्सप्लेन कर दें। आई विल एक्सप्लेन द होल थिंग अगेन, ठीक है। किसी ने चैट विंडो पे लिखा है कि जी आप पूरी बात दोबारा बता दें, तो व्हाट आई विल डू, आई विल इरेज दिस और आई विल एक्सप्लेन अगेन द होल थिंग। सर क्विक क्वेश्चन सर, हाँ are we talking about changing the initial condition नहीं or we are talking about the changing the dose randomly at any point? change in the value of b। मैं दोबारा असल में पूरी बात समझा देता हूं, और आप लोगों को नहीं समझ में आए तो 5 दफा और पूछिएगा। The question was about changing the initial dose. If I am wrong, please Inam correct me. The question was changing the initial dose. Initial dose अगर आप चेंज करेंगे, एक मिनट मैं ये सारी बातों का यहाँ पे आपको जवाब दे देता हूँ। पहली चीज ये कि what happens, let me write the question जो आप लोगों के जहनों में है ना, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ और फिर मैं उसको एक एक करके डिस्कस करता हूँ। What happens if I change the initial dose? Initial dose that is A naught, ठीक है। पहले मैं इसका जवाब देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो ये what happens if I change
the dose, the intake, या जो भी आप उसको कह लो, it's not a good word, मतलब ये कि the intake या the dosage per day. We don't keep the dosage constant. हाँ, ये दो चीजें, ये मेरे पास वैल्यू ऑफ बी है सेकंड में, ठीक है। पहले मैं पहले का जवाब दे देता हूं, अगर व्हाट हैपेंस इफ आई चेंज द इनिशियल डोज ए नॉट, तो आपके पास यहां पर ये चीज है कि फॉर माय सिस्टम, फॉर एग्जांपल 2, दिस वाज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, दैट वाज 0.2 mg, ये डिटरमिन किया गया था उन फैक्टर्स से, और वहां पर ये चीज है कि इफ आई चेंज, फॉर एग्जांपल मेरे पास 0.1 mg है और मैं 0.1 का डोज दे रहा हूं उसको आफ्टर 8 आवर्स और आफ्टर एवरी डे, तो ये अल्टीमेटली ग्रो करके ये यहां पे कन्वर्ज करेगा। ये पहले क्वेश्चन का जवाब है। लेट मी फिनिश दिस थिंग, उसके बाद आप पूछ लेगा। और ये 0.3, लेट मी टेक अनदर एग्जांपल, यहां पे हो गया लेट सपोज 0.5 mg से मैंने स्टार्ट किया, ए नॉट मैं चेंज करूं, दीज आर ऑल द वैल्यूज ऑफ ए नॉट, दीज आर ऑल द वैल्यूज ऑफ इनिशियल डोज, द इनिशियल डोज। बाकी सारे फैक्टर्स अगर सेम है, बाकी सारे फैक्टर्स सेम है, इनिशियल डोज मैं चेंज कर रहा हूं, तो मेरी मैथ्स मुझे ये बता रही है कि इट विल कन्वर्ज। इन सब के अंदर एक कॉमनैलिटी है, दैट इज द वैल्यू ऑफ बी इज 0.1 mg। ये पहली बात हो गई, ठीक है। दूसरी बात का मैं जवाब दे देता हूं, उसके बाद वी कैन डिस्कस अगेन, कोई मसला नहीं है। मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूं। दूसरा आपके पास चीज ये है कि जी मेरे पास लेट सपोज ओरिजिनल सिस्टम था जिसके अंदर 0.2 mg मेरे पास इक्विलिब्रियम था, और मैंने लेट सपोज, मैं एक एग्जांपल देता हूं, यहां से मैंने शुरू किया 0.1 mg से, और मैं 0.1 का डोज उसको दे रहा हूं, 0.1 mg का डोज आफ्टर एवरी डे, 0.1 mg आफ्टर 8 आवर्स व्हाटएवर। ये आहिस्ते आहिस्ते ग्रो कर रहा है और ये आगे मूव कर रहा है टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट, दैट इज 0.2 mg की तरफ, वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है। फॉर सम रीजंस डॉक्टर्स ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि नहीं, इन साहब का डोज जो है ना, इस पेशेंट का जो है ना वो बढ़ना चाहिए, मतलब ये है कि 0.1 mg जो है ना इज नॉट सफिशिएंट फॉर हिम, फॉर हर। तो ये कि मैं करता हूं कि जी यहाँ पे एकदम जो है ना, मैं कहता हूं कि जी डोज चेंजेस फ्रॉम b is equal to 0.1 mg to b is equal to 0.5 mg। इसके अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर, जबकि इनिशियल कंडीशन 0.1 mg थी, मतलब पेशेंट को जो पहली डोज दी गई थी वो 0.1 mg थी, इस केस में होगा कि ये अल्टीमेटली ये जंप करेगा और ये कोई हायर स्टेबिलिटी पॉइंट की तरफ जाके कन्वर्ज कर जाएगा। ये किसी और वैल्यू के पास जाकर, मतलब जैसे 0.2 mg तो नहीं होगा, लेकिन अब कोई लेट्स सपोज 0.6 mg, 0.5, 0.4, डोंट नो, ये मैं मैटलैब से आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, ये वहां जाके स्टेबलाइज कर जाएगा। ये दो सवालों के दो जवाब है। आई स्टॉप हियर, नाउ यू थिंक ओवर दीज, मतलब दीज टू एग्जांपल्स, और ये जो सिनेरियोज हैं, कोई बात पूछनी है तो आप पूछें अब इसमें। सर एग्जैक्टली मेरा क्वेश्चन ये सेकंड एग्जांपल से रिलेटेड ही था उस दिन भी, बिकॉज मैंने ये कहा कि अगर मैं डोज उसकी चेंज कर देता हूँ, डेली डोज या आर्ली डोज, तो मेरा इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर देगा एक नई वैल्यू के ऊपर। बिल्कुल, ये बात सही है, कांस्टेंट रहेगा सर, ये बात बिल्कुल सही, इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाएगा। ये मैंने सिमुलेशन में भी चेक कर लिया बिल्कुल पिछली दफा, मतलब ये कि मैं जब भी मैंने कहा था लेट मी वेरीफाई दिस थिंग, और फिर ये मैथमेटिकली भी, और मतलब ये कि सिमुलेशन ये शिफ्ट कर जाएगा, जैसे यहाँ पर ये शिफ्ट कर गया। राइट सर, मतलब हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो इनिशियल वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं होता। नहीं, इक्विलिब्रियम पॉइंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि ये फिर आपके पास नोट्स में भी रहे। इक्विलिब्रियम पॉइंट हैज बीन शिफ्टेड। देखो सिस्टम इक्विलिब्रियम, सिस्टम के अंदर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था, ये बाद में क्लियर होगा चैप्टर 12 में, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट था। तो ये सिस्टम हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। मैं लिख देता हूँ, ये सब बातें लिख देता हूँ। इक्विलिब्रियम पॉइंट हैज बीन शिफ्टेड ड्यू टू द चेंज इन द डोसेज। पहली बात तो ये हो गई, जो यहां से हमने जो है ना कंक्लूड किया, ये हमारा कंक्लूजन है नंबर 1 कि जी हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट, और वो मैं लिख देता हूं कि जी वो यहां से चेंज होकर यहां पे चला गया, ठीक है। दिस इज द चेंज, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। बिहेवियर नंबर 2, मतलब ये कि व्हाट इज पॉइंट नंबर 2, behavior of the system, yeah, of the equilibrium point of the system, or
of the equilibrium point cannot be changed by initializing the system with different values, different a naughts, or by changing the value of b. ठीक है, तो मतलब ये दो बातें हैं कि भाई इससे इक्विलिब्रियम नहीं चेंज होता। अगर स्टेबल था, जैसे आपके पास डिजॉक्सिन वाले केस में तो स्टेबल ही रहा। सेकंड एग्जांपल फाइनेंशियल सिस्टम था, कुछ भी कर लें वो अनस्टेबल ही रहेगा। आई होप आप लोगों को कुछ क्लैरिटी हुई होगी। इवन नाउ इफ यू आर नॉट क्लियर, कोई मसला है प्लीज जरूर पूछें, कोई ऐसा मसला नहीं है यहाँ पे। मतलब मुझे बुरा नहीं लगता इसको यहाँ जवाब देने में, क्योंकि ये बहुत बेसिक लेवल का कोर्स है। कोई हाई लेवल का कोर्स होता तो मैं ये नहीं इस तरह बहुत सारी बातें बता रहा होता, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ यू फॉर यू दिस इज द फर्स्ट मैथमेटिकल मॉडलिंग कोर्स। Sir, by saying the behavior of equilibrium does not change means if somehow अगर वो स्टेबल है तो वो स्टेबल रहेगा, अगर वो अनस्टेबल है तो अनस्टेबल रहेगा। स्टेबल रहेगा, हाँ, वैल्यू अप एंड डाउन हो सकती है। अप एंड डाउन हो सकती है, बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू। और किसी को कोई बात पूछनी है अगर तो आप पूछना जरूर। ठीक है, अब ये कि हम आगे चलते हैं। तो हमें बहुत बेसिक सी इक्वेशन आई हमारे पास। ये बेसिक इक्वेशन हमको ये बता रही है कि व्हाट आई कैन प्रिडिक्ट। इसका मतलब क्या, इक्वेशन का मतलब क्या, आई कैन प्रिडिक्ट। मतलब मेरी एक बड़ी कोशिश है इस कोर्स से कि मतलब आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह सारे काबिल लोग हैं, लेकिन ये कि जो मैथ्स होता है उसको वाकई में यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, और उसकी मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। तो वो बहुत मतलब अगर वो डेवलप हो जाती है, अगर आपकी ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इस कोर्स से आपको मदद मिलती है उसके डेवलपमेंट में, तो ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है। आई कैन प्रिडिक्ट माई इक्विलिब्रियम पॉइंट इवन बिफोर आई स्टार्ट द सिमुलेशन। ठीक है, तो ये सब ये यहां पे मतलब था। आई मूव ऑन, और यहां पे ये क्या कहता है, द इक्विलिब्रियम वैल्यू फॉर द डायनेमिकल सिस्टम। तो ये मेरे पास डायनेमिकल सिस्टम है, इसके अंदर मेरे पास इक्विलिब्रियम वैल्यू है, और फिर वो ये कहता है कि अब सिंपल बात है कि आर को अगर मैं 1 कर देता हूं यहाँ पे, तो बी ओवर 0 हो जाएगा आपके पास, और अगर आपका बी 0 हो जाएगा तो आपके पास ए की वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब है कि कोई आपके पास मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट आपके पास जो है ना वो चेंज आपके पास नहीं हो रहा। और ये है कि यहाँ पे जब सिस्टम के अंदर आपने इसको 0 कर दिया है, तो ये आपके पास इनटेक 0 हो गई है आपकी इसके अंदर। तो वो कहता है कि जी माई वैल्यू ऑफ ए, जिस पर ये कन्वर्ट्स करेगा जाके, तो वो 0 होगी। लेकिन वो कहते हैं वो कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है, वो कोई इक्विलिब्रियम वैल्यू। हम इक्विलिब्रियम का हमारा मतलब ये होता है कि एक जनरल मतलब ये कि सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम एनी स्टेट। लेट मी ड्रॉ वेरी जनरल डायग्राम कि लेट सपोज ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना, तो मैं कहीं से शुरू करता हूं, मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा हूँ, हम इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं अपनी जबान में, कि दिस इज माय इक्विलिब्रियम पॉइंट। वो यहीं पे कन्वर्ट करेगा, आप कुछ भी कर लें, सिस्टम के पैरामीटर्स चेंज करेंगे, डिफरेंट बिहेवियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे डायनेमिकल सिस्टम इज दिस वन। तो ये हमारे पास, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ आर, लॉन्ग टर्म बिहेवियर। वो कहते हैं आर की वैल्यू अगर लेस देन 1 है स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और आर की वैल्यू 1 है तो ग्राफ इज अलाइन विद नो इक्विलिब्रियम। तो वो कहते हैं कि 3 केसेस है मेरे पास, कि जिसके अंदर मतलब हम पहले ही देख के बता सकते हैं अगर आर की वैल्यू कम है, ज्यादा है, मतलब मॉड ऑफ आर। तो ये पहले भी मैंने डायग्राम आपको बनाया था एक दफा, अगर आपको जहन में हो, पिछले नोट्स के अंदर मौजूद होगा। अच्छा, यहाँ पर लेट्स टेस्ट द कंजेक्चर दैट द फॉर्म ए के इज इक्वल टू आर के सी प्लस बी ओवर 1 माइनस आर, सॉल्व द सिस्टम दिस वन। अब वो बेसिकली यहाँ पर वो क्या कर रहा है, अगर आप लोगों को जहन में हो, मैंने आप लोगों को एनालिटिकल सॉल्यूशन, मैंने ये जो डायनेमिकल सिस्टम है ये आपके पास सेकंड डायनेमिकल सिस्टम है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जो पहला डायनेमिकल सिस्टम मैं आपको पढ़ा रहा था, दैट वाज विदाउट द इनपुट बी। ठीक है, वो जो आपके पास सिस्टम था ये, ताकि मैं गो थ्रू पूरा कर दूं आपके पास, द मेथड ऑफ कंजेक्चर के अंदर जो चीज आपको मैंने समझाई थी यहाँ पे, इट इज दिस वन, an + 1 = RAN, और उसका जो है ना ये आपके पास AK = RK A0, ये उसका एनालिटिकल सॉल्यूशन था। ठीक है, और ये जो मैजेंटा में यहाँ पे लिखा हुआ है, वो मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं इसको दोबारा हाईलाइट कर देता हूं, कि मैंने ये बात लिखी थी कि हम अभी इसको देख रहे हैं, an + 1 = RAN + B। इसका एनालिटिकल सॉल्यूशन ये नहीं है जिसमें मैंने क्रॉस डाला हुआ, ये नहीं है।
मेरे पास an+1 इज इक्वल टू RAN जो डायनेमिकल सिस्टम है उसका जो आपके पास एनालिटिकल सोल्यूशन है वो AK इज इक्वल टू RK A0 है, ठीक है, सॉरी फॉर माय राइटिंग। तो ये उसका एनालिटिकल सोल्यूशन, दिस इज द एनालिटिकल सोल्यूशन फॉर an+1 इज इक्वल टू RAN। लेकिन अगर मेरे सिस्टम के अंदर मैं B इंट्रोड्यूस कर देता हूं, मैं दोबारा यहां पे सब लिखता हूं, अगर मैं B इंट्रोड्यूस कर देता हूं जो कि सेकंड टाइप ऑफ डायनेमिकल सिस्टम है, जो अभी मैं ये सब पढ़ा रहा हूं आपको, उसके अंदर दिस इज नॉट द एनालिटिकल सोल्यूशन। तो इसका मतलब है हम बहुत सारे एनालिसिस नहीं कर सकते हैं विदाउट द एनालिटिकल सोल्यूशन। तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि एनालिटिकल सोल्यूशन हम बना लें। तो मैं यहां लिख देता हूं वी मस्ट, अच्छा यहां पे मैं लिखता हूं दिस इज, बुक ने तो इस तरह नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूं टाइप 1 डायनेमिकल सिस्टम एंड दिस इज अ टाइप 2 डायनेमिकल सिस्टम विद द इनपुट। टाइप 1 का एनालिटिकल सॉल्यूशन मैं ड्राइव कर चुका था आपको, टाइप 2 का अभी हम करेंगे। लेकिन पहले हम यहां लिख देते हैं कि वी डोंट हैव द सॉल्यूशन। जब ये बात हो रही थी ये उस वक्त की बात है, अभी हम सॉल्यूशन ड्राइव करेंगे। अब सॉल्यूशन इसका कैसे बनेगा, an+1, let me move ahead. Where I am, अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पर ठीक है। ये जो बात चल रही है ना, ये बात चल रही है इस सिस्टम की, दिस इज द टाइप 2 सिस्टम, दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ सिस्टम, दिस इज द सेकंड टाइप 2, जिसके अंदर मेरे पास इनपुट है, ठीक है। अब वो ये कहता है यहाँ पे, ये उसका कंजेक्चर है कि जी दिस कैन बी, दिस इज अ कैंडिडेट, दिस कैन बी an analytical solution for my type 2 system, this, and I have to prove this can be the analytical solution for my type 2 dynamical system. अब वो कहते हैं कि जी ये मेरे पास एक हाइपोथेसिस है और सॉल्व द सिस्टम an+1 is equal to RAN plus B where R is not equal to 1, substituting into the system we have। अब सब्स्टिट्यूट करना है तो लेफ्ट और राइट मतलब बहुत बेसिक मैथ्स है यहाँ पे कि जी AK के अंदर आपके पास जो है मतलब an+1, तो जब an, let me do the whole maths here ताकि you understand। तो अब जो लिखा हुआ है an+1, तो an+1 अगर मैं इस लिहाज से इसको लिखूंगा it will be RN+1 from here C। ये कोई साहब है अब एंटर होना चाह रहे हैं, वैसे आधा घंटा गुजर चुका है क्लास को, और हाँ और an+1 इज इक्वल टू RN+1 C प्लस B ओवर 1 माइनस R। तो ये मेरे पास इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड हो गया, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ माय इक्वेशन। व्हाट इज द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, तो राइट हैंड साइड आपके पास हो गया RAN प्लस B। तो R के अंदर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे AN की वैल्यू दैट इज RN C प्लस B ओवर 1 माइनस R प्लस B। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये आपका राइट हैंड साइड हो गया, वो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। नाउ आई स्टार्ट सॉल्विंग, मतलब ये दो इक्वेशन आपको क्लियर हो गई। तो C प्लस B मतलब असल में एक सेकेंड ठहरो, R let me use some other ink, Rn plus 1 C plus B over 1 minus R is equal to Rn C plus B over 1 minus R plus B। We move on from here, so Rn plus 1 C plus B over 1 minus R, Rn plus 1 C plus RB over 1 minus R plus B, or Rn plus 1, this get cancelled, simple, और B over 1 minus R or RB over 1 minus R plus B seems to get somewhere finally। और अगर मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ तो B minus RB 1 minus R is equal to B, और B 1 minus R और B 1 minus R। तो this is identity और hence proved,
hence proved। मेरे पास ये चीज एक मतलब एक जो आपके पास कैंडिडेट सॉल्यूशन था, ये a k इक्वल टू r k, आई हैव प्रूव्ड कि अगर ये मैं अपने सिस्टम में, डायनामिकल सिस्टम में डालता हूं तो मेरा जो है ना मतलब उसको सेटिस्फाई करता है सिस्टम। तो दिस इज एन एनालिटिकल सॉल्यूशन टू माय सिस्टम। ठीक है, मतलब बाज़ बड़ी हैरानी होती है कि ये खुद कहाँ से बना, तो ये इस तरह बनता नहीं है बेसिकली, इसकी अपनी डेरिवेशंस होती हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल मेथड होता है प्रूव करने का कि जी आपके पास जो है ना कि ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर ये नॉर्मल अप्रोच है। ठीक है, बहरहाल ये कि ये मेरे पास एक एनालिटिकल सोल्यूशन है। एनालिटिकल सोल्यूशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि विदाउट सॉल्विंग, विदाउट न्यूमेरिकली आइटरेटिंग थ्रू द होल प्रोसेस, मतलब ये है कि कोई 5000 वैल्यूज पे मैं पहले ही उसकी वो वैल्यू बता देता हूँ। जैसे मैंने पहले आपको समझाया कि अगर आपको 10,000 बताना होता है टाइप 1 वाले के अंदर, तो आपको जो है ना वो आइटरेट करना पड़ता था। फिर जो एनालिटिकल सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया था, तो आप डायरेक्ट 10,000 फाइंड कर सकते हैं अगर आपको इनिशियल कंडीशन गिवन है। यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है कि इफ यू नो द इनिशियल कंडीशन, इफ यू नो द इनिशियल कंडीशन, और ये कि आपके पास यू कैन डिटरमिन एनी वैल्यू, तो ये उसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये उसका एनालिटिकल सॉल्यूशन हो गया, और the solution of the dynamical system an plus 1 is equal to r an plus b where r is not equal to 1 is this one। और उसके अंदर कहते हैं for some constant c which depends on the initial condition। तो आपके पास ये उसकी इनिशियल कंडीशन हो गई c की वैल्यू, बाकी r आपके पास जो है ना वो अपडेट रेट है उसका, और b आपके पास जो है ना जो इनपुट आप सिस्टम में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और a के, और इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट भी आप डिटरमिन कर चुके हो। इक्विलिब्रियम पॉइंट आपके पास इसका जो है ना वो इंसिडेंटली यही है b over 1 minus r, जो अभी हमने ड्राइव किया था, b over 1 minus r, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट भी हमारे पास है, और हमारे पास ये कि ओवरऑल सॉल्यूशन भी है। तो ये कि हमारे पास बहुत चीजें हम अपने सिस्टम के बारे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं इफ वी हैव दिस इंफॉर्मेशन। अच्छा नाउ दिस, अच्छा नॉन लीनियर सिस्टम्स विच इज अ टोटली डिफरेंट डोमेन, और यहाँ पे बुक में उसने बिल्कुल डिस्कस नहीं किया, बहुत बेसिक बात डिस्कस की है। तो मैं भी आपको ये बात मतलब यहाँ पे समझा देता हूँ कि भाई नॉन लीनियर सिस्टम्स होते क्या हैं और ये नॉन लीनियर क्यों है, ये स्पेसिफिकली जो लिखा हुआ है। और ये जो जितनी बातें मैंने अभी की थी टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में, वो इसके लिए वैलिड नहीं होती हैं, वो इसके लिए वैलिड नहीं होती हैं। वो दोनों सिस्टम्स आपके पास लीनियर थे, लेकिन ये जो सिस्टम अगर नॉन लीनियर सिस्टम है। ठीक है, एन इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम्स इज दैट न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस कैन बी कंस्ट्रक्टेड फॉर एनी डायनामिकल सिस्टम व्हेन एन इनिशियल वैल्यू इज गिवन। तो मतलब ये एक इंपॉर्टेंट मतलब याद कि डिस्क्रीट सिस्टम्स जितने भी अभी हमने पढ़े हैं तो उसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन बन सकता है। अच्छा, we have seen that long-term behavior can be sensitive to the starting values and to the values of the parameter r। तो जब इनिशियल वैल्यू अगर आपकी थोड़ी बहुत चेंज होती है, जैसे अकाउंट वाले केस के अंदर, तो इनिशियल वैल्यू चेंज हो गई तो सिस्टम कहाँ से कहाँ चला गया। और डिजॉक्सिन वाले केस में, डोज वाले केस में अगर इनिशियल वैल्यू चेंज भी हो गई तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, रिकॉल द मॉडल। अच्छा, ये कोई एक मॉडल है, सीधी बात है, इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स है बुक के अंदर। मैं हर एग्जांपल डिस्कस नहीं कर रहा, जो मेजर एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस करूँ ताकि कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर हो जाओ। तो यहाँ पे कोई ये बायोमास यीस्ट की कोई एग्जांपल थी जिसके अंदर ये वाला मॉडल था। अच्छा नहीं, मुझे लगता है मैंने डिस्कस किया है वो, जिसके अंदर वो कर्व था। मैंने एक दो क्लासेस पहले, हाँ, जो पहले लेक्चर के अंदर, जो बाद में आया तो फिर एफाज ने दोबारा पूछा था, ये इसके अंदर नॉन लीनियर फैक्टर आ गया था। जी सर, आपने सवाल भी पहले किया था, इंक्रीज हो रहा था फिर बाद में डिक्रीज हो रहा था। हाँ बिल्कुल, ये नॉन लीनियर फैक्टर है। असल में नॉन लीनियर फैक्टर ये वाला है यहाँ पे, लेट मी राइट है, दिस इज द नॉन लीनियर फैक्टर, द नॉन लीनियर फैक्टर। जिस मसला ये हो रहा है कि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पी एन और पी एन आपस में जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये मसला खड़ा कर रहे हैं, और इसकी वजह से मैं बहुत सारी मैथ्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता। ये नॉन लीनियर टर्म है, यहाँ पे नॉन लीनियर टर्म या नॉन लीनियर फैक्टर, टर्म इज अ वेरी गुड वर्ड देन द फैक्टर। तो मतलब this is a little bit different. After some algebraic manipulation, this dynamical system can be rewritten in a simpler form। वो कहते हैं कि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, अब आप गौर से देखो कि मैंने जो दोनों टाइप 1 टाइप 2 पढ़े हैं, ये दोनों से मैच नहीं करता, ये कुछ और ही चीज है, ये डिफरेंट है उससे। पहला वाला मेरे पास an plus 1 is equal to rn, मतलब ये कि वो था, और दूसरे वाले के अंदर प्लस b था। तो ये वाला डिफरेंट है, ये उन जैसा नहीं है, ये डिफरेंट है। जब ये डिफरेंट है और ये है भी नॉन लीनियर, तो इसकी ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होती है। वो हम चैप्टर 12 के अंदर इंशाल्लाह देखेंगे। मतलब मेरा प्लान यही है कि चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 12, ताकि इन दोनों का लिंक है वो इसी को बिल्डअप करता है, लेकिन ये तो न्यूमेरिकली सारी बातें हो रही हैं, वो थियोरेटिकली फिर उसको डिस्कस कर रहा होता है। अच्छा, वेयर an इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर उसने कहा कि जी यहाँ पे उसने कहा कि जी वेयर an की वैल्यू आपके पास ये हो गई और r की वैल्यू आपके पास ये हो गई, द बिहेवियर ऑफ द सीक्वेंस डिटरमिन्ड। यहाँ पर वो सिर्फ बताना चाह रहा है कि ये नॉन लीनियर सिस्टम है
और ये इतना अजीब सिस्टम होता है कि आपकी इनिशियल कंडीशंस की वैल्यू जरा सी चेंज हो जाए या पैरामीटर जरा सा चेंज हो जाए, बिहेवियर टोटली चेंज हो जाता है, और बाज दफा आप उसको प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते, जो सबसे ज्यादा एक मुश्किल की चीज ये है। द बिहेवियर ऑफ द सीक्वेंस डिटरमिन्ड बाय द इक्वेशन 1.9 जो यहाँ पे लिखी हुई है, इज वेरी सेंसिटिव टू द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर आर। वो कहता है कि ये जो पैरामीटर आपके पास जो अपडेट रेट है, ये जरा सा आपके पास वेरी करेगा तो आगे बहुत बड़े मसाइल हो जाएंगे इसके अंदर। मतलब टोटल सिस्टम का टोटल जब आइट्रेशन हम करेंगे तो उसका बिहेवियर ही चेंज हो जाएगा अगर अब आर को हम जरा सा चेंज करते हैं। इन फिगर 1.21 ये जो आगे पेजेस आपके पास आ रहे हैं, वी प्लॉट अ न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ आर बिगिनिंग विद a नॉट इज इक्वल टू 0.1। तो वो कहता है कि जी मैं इनिशियल कंडीशन को तो चेंज नहीं कर रहा, इनिशियल कंडीशन मेरे पास सेम है। अच्छा ये बात ध्यान में रखना, एग्जाम में ये ब्लंडर मत करना, इक्विलिब्रियम यहाँ पर ये वाला नहीं है, इक्विलिब्रियम पॉइंट a इज इक्वल टू b ओवर 1 माइनस r नहीं है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट सिर्फ वैलिड है टाइप 2 वाले के लिए, हर एक के लिए वैलिड नहीं है यहाँ पे। तो ये आपके पास वो ये कहता है कि जी आपके पास ये इनिशियल कंडीशंस है, a नॉट इज इक्वल टू 0.1, और इस पर जो है ना डिफरेंट वैल्यूज ऑफ r को मैं स्टडी करता हूँ। तो यहाँ पे आप वो देखते हैं कि जी आपके पास, लेट मी जूम दिस फिगर, अब यहाँ पे वैल्यूज मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये अगर r इज इक्वल टू 1.546 है, ये 2.750 है r की वैल्यू, ये आपके 3.25 है, ये आपका 3.525 है। तो अब यहाँ पे आप गौर से देखें ये सॉल्यूशंस क्या बन रहे हैं यहाँ पे, कि मैं 0.1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर ये स्टेबल हो गया, 0.35 पे जाके ये स्टेबलाइज हो गया। मैंने जब r की वैल्यू चेंज की, r की a नॉट मैं चेंज नहीं कर रहा, a नॉट इज द सेम एज दिस 0.1 से ही आपके पास ये किसी और वैल्यू पे जाके स्टेबलाइज हुआ है, उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो गया अगर मैं r को चेंज करता हूँ, क्योंकि कॉमन सेंस की बात भी है, हमारी पहली इक्वेशंस भी ये बात बताती हैं। हमारे पास तीसरी जो आपके पास r.3.25 है, तो यहाँ पर अब ये मुझे खुद क्लियर नहीं हो रहा क्योंकि इसने ये डॉट्स प्लॉट किए हुए हैं, और ये मैट लैब से डेफिनेटली ये प्लॉट हो सकता है, ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि ये इक्वेशन अगर ये ओवरशूट करके जा रही है, बहरहाल आई एम नॉट श्योर है, आई एम नॉट श्योर, ये मैटलैब से हम देख लेंगे कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर डेफिनेटली ये यहाँ पे जा रहा है, और वो ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंट इनिशियल कंडीशन से मैं डिफरेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पे जा रहा हूँ, डिफरेंट इनिशियल कंडीशन से मैं डिफरेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पे जा रहा हूँ, यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि एक नॉन लीनियर सिस्टम है जिसको आर में जरा सा चेंज कर रहा हूँ तो बिहेवियर में बहुत चेंज आ रहा है, ठीक है। और आगे वाली फिगर्स जो आपको बता रही हैं वो तो बहुत ही अजीब इंफॉर्मेशन है। इफ द वैल्यू ऑफ आर इज 3.75 तो सिस्टम में बहुत ज्यादा ऑसिलेशंस है, मतलब ये असल में इट्स नॉट अ वेरी गुड डायग्राम, मतलब जो बुक ने दिया हुआ है ये अगर हम मैटलैब से करें तो ज्यादा बेहतर प्लॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑसिलेशन हो गई सिस्टम के अंदर, यहाँ पे भी ये ऑसिलेशंस हैं असल में सारी। तो वो कहते हैं कि ये बहुत सारी बिहेवियर जो है, मतलब ये कि आपके पास हमारे लिए, क्योंकि इंजीनियरिंग के अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं कि जी क्या आपके पास सिस्टम जो है इनिशियली आपके पास उसके अंदर ओवरशूट्स थे और फिर वो सेटल डाउन कर गया, या फिर आपके पास ओवरशूट्स थे और फिर उसके बाद वो मतलब ऑसिलेशंस में चला गया, हो क्या रहा है सिस्टम का। तो मतलब ये कि बाज दफा ये डायग्रामेटिकली तो बहुत सिंपल चीज होती है कि यार खैर है कोई ऑसिलेशंस हैं, मतलब ये कि ये डाई आउट नहीं कर रही हैं, ये मुस्तकिल ऑसिलेट किए जा रही हैं, लेकिन इसका बहुत मेजर इंपैक्ट होता है। लेट सपोज आपके पास गियर्स लगे हुए हैं और आपके मोटर्स हैं, इस तरह का सिस्टम आपने डिजाइन कर दिया तो वेयर टेयर बहुत बढ़ जाता है कि मुस्तकिल आपके पास मोटर के शाफ्ट जो है ना मूव कर रही है, गियर्स आपस में टकराए जा रहे हैं, बार बार टकराए जा रहे हैं, और ये कि उससे उनका सीधी बात है वेयर टेयर बढ़ता है हर सिस्टम के। तो ये कि ये चीजें बहुत दफा अनडिजायरेबल होती हैं, मतलब यू वांट टू डिजाइन सम सिस्टम व्हिच शुड स्मूथ आउट, मतलब ये कि जो भी हो, मतलब ये कि वो किसी पॉइंट पे जाके जो है ना वो स्टेबलाइज हो जाए। नॉन लीनियर के बारे में हम बहुत सारी चीजें नहीं कह सकते, और इसकी ये पूरी एक अलग डोमेन है जो मैं पहले आपको बताया था कि मैंने पूरा कोर्स मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे कीट में जो नॉन लीनियर सिस्टम्स का है, वहां पे ये बहुत चीजें डिटेल में डिस्कस की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत ब्रीफ बात हो गई कि लीनियर और नॉन लीनियर जो है ना ये इट्स अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीस टू सिस्टम्स, और उनके एनालिसिस में सब में बहुत डिफरेंस होता है। We move to the topic, the next one, systems of difference equation. Systems of difference equation. अच्छा एक और चीज जो क्योंकि वो बात निकल जाएगी कि वो मैटलैब की है, मसला ये है कि मैटलैब मेरे दूसरे सिस्टम में रन कर रहा है तो मुझे वहां से फिगर्स पेस्ट करनी पड़ेंगी। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि अभी तो मैं पढ़ा देता हूँ, मैं असर की नमाज के बाद थोड़ा सा मैं मतलब ये कि सीधी बातें थक चुका हूँ, अभी तो मैं पूरा अपने फ्लो में पढ़ा देता हूँ, तब मैं फिर आपको मैटलैब की चीजें दिखाता हूँ, देन वी कैन डिस्कस ये जो कॉन्सेप्ट अभी गुजरा है। अच्छा, सिस्टम्स ऑफ डिफरेंस इक्वेशन,
We consider systems of difference equation for selected starting values. We build numerical solutions to get an indication of the long-term behavior of the system. तो इस पूरे चैप्टर का जो फोकस है कि जी किसी तरह न्यूमेरिकली हम प्लॉट करके हम सिस्टम्स को स्टडी करने की कोशिश करें, ये यहाँ का मेन ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का, जो आपको मतलब समझ में आए. Equilibrium values are values of the dependent variable for which there is no change in the system once the equilibrium values are obtained. तो equilibrium हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि भाई there won't be any change in the system अगर आप वहाँ पहुंच गए. Here we will find the equilibrium values and then explore starting values in their vicinity. If we start close to an equilibrium value, we want to know whether the system will remain close. मतलब यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर ये देखना चाह रहे हैं कि होता क्या है सिस्टम्स के साथ. अगर मेरे पास लेट्स सपोज आई हैव डिटरमिन्ड दैट दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो अगर मैं यहाँ कहीं शुरू करता हूँ इन पॉइंट्स पे, will my solution converge or will my solution diverge? What will happen? ये मुझे डिटरमिन करना है. पहली बात, remain close. Approach the equilibrium value. Approach the equilibrium value. It is this one. Or not remain close to the equilibrium. That is, it moves away. होगा क्या सिस्टम के साथ? तो ये मैं एक तो देखना चाह रहा हूँ यहाँ पे. Behavior near equilibrium. What happens near equilibrium values provides insight concerning the long-term behavior of the system. अगर हम थोड़ा सा भी स्टडी कर लें, मतलब ये है कि मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि जी आपके पास ये इक्विलिब्रियम था, मैंने इसका ए नॉट जो है आपके पास लेट सपोज ए नॉट कुछ भी था इसका, और इसका था 5 लेट सपोज 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये कि मैंने जो है ना वो यहाँ पे ए नॉट मैंने लिया 6 डिग्री सेंटीग्रेड और फिर मैंने ए नॉट लिया 4 डिग्री सेंटीग्रेड. अब मैंने स्टडी करना शुरू किया और मैं देखना शुरू किया क्या मेरा सोल्यूशन इस तरह मूव कर रहा है, क्या मेरा सोल्यूशन इस तरह मूव कर रहा है, या मेरा सोल्यूशन बिल्कुल ही अजीब तरीके से मूव कर रहा है. व्हाट्स हैपनिंग? मैं यहां पे अगर डिटरमिन कर लूंगा ना तो मैं लॉन्ग टर्म बिहेवियर बता सकता हूं. मतलब क्या कि मैं ये बता सकता हूं कि अगर मेरा सिस्टम यहां से भी स्टार्ट करेगा, फॉर एग्जांपल ए नॉट इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अगर मैं डिटरमिन कर चुका हूं कि मेरा इक्विलिब्रियम स्टेबल है, तो मैं ये कह सकता हूं कि यार विद द पैसेज ऑफ टाइम आई विल अल्टीमेटली मूव टुवर्ड्स 5 डिग्री सेंटीग्रेड, डोंट मैटर हाउ लॉन्ग विल इट टेक. उसकी भी डिपेंडेंस होती है, लेकिन मतलब इट इज फॉर श्योर that I'll converge at 5 degree centigrade. अगर किसी तरह मैंने यहां पर इस विसिनिटी में नेबरहुड में, जिसको हम नेबरहुड कहते हैं मैथमेटिकली, नेबरहुड में मैंने इक्विलिब्रियम को मैंने क्लासिफाई कर लिया, ये क्या चीज है. अच्छा यहां पे क्या बात हुई, what happens near equilibrium values provides insight concerning the long term behavior of the system. Does the system demonstrate periodic behavior? क्या पीरियोडिक बिहेवियर आ रहा है सिस्टम के अंदर, जो कि अभी तक किसी भी एग्जांपल में आपने नहीं देखा है. पीरियोडिक बिहेवियर का मतलब है कि आपके पास वो कांस्टेंट ऑसिलेशंस में चला जाए, वाइब्रेशंस में चला जाए. आर देयर ऑसिलेशंस इन द सिस्टम? डज द लॉन्ग टर्म बिहेवियर डिस्क्राइब्ड बाय द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन अपीयर्स टू बी सेंसिटिव टू द इनिशियल कंडीशंस? मतलब क्या ऐसा है कि इनिशियल कंडीशंस जरा सी चेंज कर दो अब सब कुछ बदल जाएगा, क्या ऐसा मसला है? या स्मॉल चेंजेस इन द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज्ड टू मॉडल द बिहेवियर अंडर स्टडी, मतलब जो आपके पास जो आर की वैल्यूज यूज होती हैं, क्या उनके चेंजेस से कितना मेजर इंपैक्ट होता है? तो ये कुछ बातें हैं जो यहाँ पे वो मतलब ये कि स्टडी करेगा क्वांटिटेटिवली, नॉट क्वालिटेटिवली. क्वालिटेटिव एनालिसिस इज अ वंडरफुल एनालिसिस, वो चैप्टर 12 की बात है, लेकिन यहाँ पर हम क्वांटिटेटिवली देखेंगे कि हम रन करके देखेंगे सिमुलेशन. ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेक्शन, although the approach in this section is numerical, we revisit several scenarios described in this section in chapter 12 where systems of differential equations will be discussed. वहां पे हम chapter 12 के अंदर पूरे systems को देखेंगे और उनका हम analysis करेंगे इंशाल्लाह. The goal now is to model several behaviors with difference equation and explore numerically the behavior predicted by the model. तो हम यहाँ पे numerically देखेंगे, और यहाँ पर उसने 5 मॉडल्स, 5 एग्जाम्पल्स हैं. जो 2 ब्लू मैंने की हुई हैं, मतलब ये मैं डिस्कस करूंगा. एग्जाम्पल्स कौन कौन सी है इसके अंदर? रेंटल कार कंपनी की है, द बैटल ऑफ ट्रफाल्गर, competitive hunter model, spotted owls and hawks, और travelers tendencies at a regional airport, और discrete epidemic models. यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है इस बुक की कि उसने ये डिफरेंट मतलब फील्ड से उसने एग्जांपल लिए हैं. तो ये एक इंपॉर्टेंट मतलब फैक्टर है कि जो मैथ्स आप यहाँ पढ़ रहे हैं या जो मॉडलिंग टेक्निक पढ़ रहे हैं वो डिफरेंट फील्ड्स में अप्लाई होती हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग के अंदर अप्लाई होती हैं, वो सब डिफरेंट. आप देखें यहाँ पे सिवाय मतलब मेरे हिसाब से कोई एक भी एग्जाम्पल इंजीनियरिंग डोमेन से इस तरह नहीं है. कार रेंटल हो गई, बैटल हो गई, कॉम्पिटिटिव हंटर मॉडल हो गया जो आपके पास बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर यूज करते हैं, और ट्रैवलर टेंडेंसीज एट रीजनल एयरपोर्ट, और डिस्क्रीट एपिडेमिक मॉडल्स. तो हम इसका एग्जांपल 1 एग्जांपल 3 देखते हैं कि वो थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे. मतलब पहले जो हमने पढ़े थे वो सिंपल एक वेरिएबल का सिस्टम था, दैट वाज यूनिवेरिएट, सिंगल वेरिएबल. यहाँ पे मल्टीवेरिएट है, हमें 2 वेरिएबल्स हैं और उसको फिर हम स्टडी करते हैं.
A car rental company, let me go through this whole problem. A car rental company has distributorships in Orlando and Tampa. The company specializes in catering to travel agents who want to arrange tourist activities in both cities. Or ultimately, consequently, a traveler will rent a car in one city and drop the car off in the second city. तो अगर मैं इसको यहाँ पे O और T करके लिखूं, this is O and this is T. So you take a car from here, you reach here, you just leave the car over there. Sometimes you take the car from T, you reach O, you leave the car over there. Sometimes the tourist आपके पास वो T से उन्हें T के शहर से उन्होंने लिया, they left the car in T. Sometimes उन्होंने O से लिया और O में ड्रॉप कर दिया. ये इस तरह का मॉडल है. तो हम इस तरह के मॉडल को स्टडी करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो मैं पहले आपको ये बात समझा दी. अच्छा, consequently a traveler will rent a car in one city and drop the car off in the second city. Travelers may begin their itinerary in either city, or the company wants to determine how much to charge for this drop of convenience. तो ये कि वो आपके पास मतलब ये मैंडेटरी नहीं है कि जी अगर आपने कराची से गाड़ी बुक की है तो कराची में ही आप जो है ना वो ड्रॉप करें. आपने कराची से बुक की है, यू जस्ट ड्रॉप द कार इन हैदराबाद, या कराची से लाहौर तो लाहौर में छोड़ दिया, और मतलब ये कि लाहौर से अगर आपने ली तो कराची में छोड़ दी. तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है. बिकॉज कार्स आर ड्रॉप्ड ऑफ इन बोथ सिटीज, will a sufficient number of cars end up in each city to satisfy the demand for cars in that city. अब ये डिटरमिन करना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उस कंपनी के लिए कि जी हम कितनी गाड़ियां रखें, मतलब ओ के अंदर और टी के अंदर, ऑरलैंडो और टेम्पा में कितनी गाड़ियां हम रखें कि मतलब ये कि हमारे कम से कम बिजनेस रन करता रहे. इफ नॉट, हाउ मेनी कार्स मस्ट द कंपनी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ऑरलैंडो टू टेम्पा और फ्रॉम टेम्पा टू ऑरलैंडो. मतलब वो चीज कि भाई अगर हम इनिशियली अगर हमने जो है ना मतलब गाड़ियां रख भी दी तो क्या विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या कुछ गाड़ियां हमें ट्रांसपोर्ट मुस्तकिल करनी पड़ेंगी या नहीं करनी पड़ेंगी, जैसे बड़े बड़े ट्रॉलर्स होते हैं जिसके अंदर गाड़ियां जाती हैं. द आंसर टू दीज क्वेश्चंस विल हेल्प द कंपनी फिगर आउट इट्स एक्सपेक्टेड कॉस्ट. तो अब ये एक मॉडल है जिसको हमें स्टडी करना है और फिर उसकी इक्विलिब्रियम पॉइंट देखने हैं, उसके सब सैचुरेशन हो रही है नहीं हो रही है, स्टेबल है अनस्टेबल है, इनिशियल वैल्यूज क्या हैं, क्या उस पर कितनी डिपेंडेंस है. तो ये सब बातें यहाँ पे स्टडी करेंगे डिटेल में. द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रिवील्स, अब ये जो आपके पास सारा डेटा आपके पास मौजूद है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे इस पूरे कोर्स के अंदर कि सम हाउ यू हैव द डेटा. मतलब अगर मैं ये क्लेम करूं कि जी ये कोर्स ऐसा है कि जो आपको जो है ना मतलब मॉडलिंग सिखा रहा है यूजिंग आपके पास फिजिक्स, दिस इज रॉन्ग. वो हर कोर्स का डिफरेंट होता है. जैसे आप आईसी डिजाइन पढ़ेंगे उसकी अलग चीज है, जो आप कंट्रोल्स पढ़ेंगे उसका अलग है, सिग्नल प्रोसेसिंग अलग है, आप जो है ना मतलब एंटेनास को पढ़ेंगे उसका अलग. मतलब हर फील्ड की मॉडलिंग इज डिफरेंट, उसके कॉन्सेप्ट, उससे फिजिक्स, उसके आपके पास जो मतलब उसके अंदर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है. यहाँ पर ये मोस्टली बात ये हो रही है कि जी यू हैव सम सॉर्ट ऑफ डेटा और उस पे देन यू आर बिल्डिंग अ मॉडल, देन यू आर प्रेडिक्टिंग, और वो सब बिहेवियर हम उस तरह की बात कर रहे हैं. इवन अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन मौजूद भी है, एक सिस्टम था जिसको आपने बहुत अच्छी तरीके से मॉडल किया, उसका ट्रांसफर फंक्शन बनाया, या उसके मतलब एक कोई मैकेट्रॉनिक्स का सिस्टम था जिसमें गियर्स भी थे, मोटर्स भी थी, ऑप एम्प्स लगे हुए थे, आरएलसी सर्किट से आपने बहुत अच्छी डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी. उस डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टडी करना और उसको अंडरस्टैंड करना उस सिस्टम्स को, वो आपको मदद मिलेगी इस कोर्स से. The historical records reveal that 60% of the cars rented in Orlando are returned to Orlando. तो अगर मेरे पास let me draw this figure, जो ये अंग्रेजी में लिख रहा है यहाँ पे, जो मेरे पास historical records हैं कि जी I'm in Orlando और मेरे पास 60% जो मेरे पास गाड़ियाँ हैं वो Orlando से ली जाती हैं और वहीं पे रिटर्न हो जाती हैं. तो इसका मतलब है कि 40% must be leaving the city or they must be ending in Tampa. Of the cars rented from Tampa office, 70% are returned to Tampa. तो ये 70% यहीं पे रिटर्न हो जाती हैं. Whereas 30% ends up in Orlando. तो ये 30% यहाँ पे. अब ये मेरे पास एक सिस्टम है. आप में से सब इंजीनियरिंग के हमारी यहाँ इस तरह की चीज को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, क्या कहते हैं उसको? मतलब डिजिटल डिजाइन के अंदर तो ये बहुत बेसिक चीज है. सर स्टेट जब हम चेंज करते हैं, स्टेट जो बनाते हैं मैंने लिख डिजिटल दिया में, तो फाइनाइट स्टेट मशीन. जी. तो हमारी मतलब ये कि मॉडलिंग के अंदर मतलब इवन जो रोबोटिक्स का मैं काम कर रहा होता हूँ उसमें एक बहुत बड़ी फील्ड है जो जिसको बिहेवियरल रोबोटिक्स कहते हैं कि मतलब व्हेन द रोबोट सेंसेस द बिहेवियर चेंजेस. तो ये एफएसएम का जो कॉन्सेप्ट है इंजीनियरिंग में बहुत जगह बहुत डोमेन में इस्तेमाल होता है. तो ये बेसिक एक एफएसएम है. मतलब हम सिंपल अपने कंपाइलर्स के अंदर, क्योंकि आई एम फ्रॉम अ कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, तो ऑटोमेटा और कंपाइलर थ्योरी के अंदर जो कंपाइलर्स डिजाइन होते हैं इट कम्स फ्रॉम दिस. तो मतलब जो ग्रामर होती है बेसिकली जो आप लैंग्वेज की डिजाइन करते हैं, तो दिस कम्स एवरीवेयर. ठीक है, बाल मैं सिर्फ इसलिए ताकि आपको रिलेट कर दूं, ताकि आपको अंदाजा हो कि भाई जो चीज आप पढ़ रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं एप्लीकेबल है, ये बहुत जगह एप्लीकेबल होती है. अच्छा, तो हमारे पास ये एक सिस्टम है जिसको हमने डिजाइन किया
और ये हमारे पास, अब इसकी स्टेबिलिटी को हमने कुछ एनालाइज करना है, ठीक है। ये वो डायग्राम है जो मैंने आपको ड्रॉ करके दे दिया, और वी मूव ऑन। अच्छा, लेट्स डेवलप अ मॉडल ऑफ द सिस्टम। अच्छा, इसकी मैथ्स लिखनी है, तो लेट मी राइट द मैथ्स ओवर देयर। तो आपके पास यहाँ पे वो कहता है, ये ओलैंडो को ओ उसने कहा और टैम्पा को टी उसने कहा, और वो यहाँ पर ये कहता है कि ओ एन प्लस वन, कि मतलब ये कि आपके पास इफ आई आइट्रेट, मतलब इफ आई आइट्रेट, तो ओ एन प्लस वन इज इक्वल टू 0.6 ओ एन प्लस 0.3 टी एन, कि जी मेरे पास दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। तो अगर मैं अपनी फाइनाइट स्टेट मशीन से स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, जो भी आप इसको कह रहे हैं, नो 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 नो, आई एम यूजिंग अ रॉन्ग वर्ड, नॉट स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, वो एक अलग चीज है हमारे लीनियर सिस्टम्स में, दिस इज फाइनाइट एफएसएम। ये आपके पास इक्वेशन है। ये इक्वेशन मुझे क्या बता रही है? सिंपल, ये इक्वेशन मुझे ये बता रही है कि जी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, अगले मतलब आइट्रेशन में इसकी डिपेंडेंस 0.6 अपने पर होगी और 0.3 दूसरे वाले पर होगी, ठीक है। और सिमिलरली माय सेकंड इक्वेशन इज फॉर tn प्लस 1 इज इक्वल टू 0.7 tn प्लस 0.4 on, ठीक है। तो ये मेरे पास ये दो इक्वेशंस हैं जो मेरे सिस्टम को बता रही हैं, ये मेरे सिस्टम की डायनेमिक्स बता रही हैं। अच्छा, मैं काम ये करता हूँ यहाँ पे, आप में से हर एक को मैट्रिक्स का बहुत अच्छी तरह आइडिया है। मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म, अगर लेट मी गिव यू वेरी 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 बेसिक एग्जांपल, जो शायद आप लोगों में से बाज लोग हंसें, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड फॉर सम पीपल हियर। 3y minus 2 is equal to 3 is equal to 5, ये मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है मैंने। तो इट्स वेरी सिंपल कि 3 को मैं लिखूं x y is equal to 7, then 3y and I'm wrong, this is 3x and I should change the numbers as well, क्योंकि ये numbers जो है ना, मतलब वैसे ही बस, ये आपके पास हो गया 4 और ये आपके पास 7, तो आपके पास 4x minus 7y is equal to 5। तो मेरे पास ये इक्वेशंस हैं जिनको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग ओवर हियर, कि जी मेरे पास ये इक्वेशंस थी, on plus 1 is equal to 0.6 on and 0.3 tn, and tn plus 1 is equal to 0.4 on and 0.7 tn. So I have transformed my simple algebraic equations into a matrix form, अपनी आसानी के लिए, अपनी computations के लिए, ठीक है। तो ये मेरे पास सिस्टम है जिसको मैं स्टडी कर रहा हूं। यहां तक बात क्लियर? जी, इट्स फाइन। द इक्विलिब्रियम वैल्यूज फॉर द सिस्टम आर दोज वैल्यूज। अब मैं इक्विलिब्रियम डिटरमिन करता हूं दोबारा, द सेम मैथ्स अप्लाइज। लेट मी एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट। वो क्या कॉन्सेप्ट है कि जी आपके पास इक्विलिब्रियम हमारे पास उस वक्त होगा जब ओ एन प्लस 1 इज इक्वल टू ओ एन हो जाएगा और टी एन प्लस 1 इज इक्वल टू टी एन हो जाएगा। तो इसने ये बात यहाँ पे लिखी है, और ओ एन प्लस 1 इज इक्वल टू ओ एन इज इक्वल टू ओ and tn plus 1 is equal to tn is equal to t. कहते let me substitute these in my original equations. Original equations मेरे पास जो है वो आपके पास ये हो गई, और मैं यहीं पे इसको सब्स्टिट्यूट करता हूं। तो on plus 1 is equal to on is equal to o and tn plus 1 is equal to tn is equal to t. तो o is equal to 0.6 o plus 0.3 t n, or not tn, or t is equal to 0.4 o plus 0.7 t. Am I right? Yes. अच्छा, अब यहाँ पे उसने ये दो इक्वेशन आपके पास लिखी हैं। अब वो कहता है कि जी मैंने जो है ना वो डिटरमिन करना है, इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमिन करना है। ये तो o बिल्कुल जीरो की तरह हो गया, कुछ नहीं। एक मिनट, मुझे आई हैव टू डू समथिंग विद दिस o। ठीक है। अब यहां पे मेरे पास जो चीज बनी, अब मुझे इक्विलिब्रियम डिटरमिन करना है। तो इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमिन करना है? मेरे पास 0.4 इज इक्वल टू 0.3 t, और इसी तरह मेरे पास हो गया 0.3 t इज इक्वल टू 0.4। जब वो फिर मैं मिस कर गया,
मेरे पास ये रिजल्ट आ रहा है, मेरे पास ये रिजल्ट क्या आ रहा है, मतलब ये बोथ ऑफ देम दे आर द सेम रिजल्ट। वो क्या कहना चाह रहा है कि जी अगर मेरे पास O is equal to 0.3 by 0.4 t, that is O is 3/4 of t, ये मेरे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये मुझे कुछ इंफॉर्मेशन यहां से मिल रही है अबाउट द इक्विलिब्रियम पॉइंट कि जी मेरे पास O जो होगा वो 75% होगा t का, जो भी t मेरे पास होगा उसका 75% मेरे पास O होगा। इस पे सिस्टम स्टेबलाइज कर जाएगा। जो मैथ्स आपने दी है, जो मॉडल बिल्ड किया है, जो आपने सब काम किया है, उससे मेरा कंक्लूजन ये है। तो ये कि ये कंक्लूजन का ये ग्राफिकली क्या मतलब बनता है इससे, और मैं क्या ड्राइव कर सकता हूं। तो लेट मी गो थ्रू दिस मैथ्स। और ये सब बात आपको समझा दी मैंने, द इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, ये सब क्या हो गया। फिर ये इक्वेशन मैंने आपको दोनों बता दी कि हाउ दिस द इक्वेशन, ये आपको बात समझा दी सिंपल। और अल्टीमेटली मैंने ये ड्राइव कर दिया कि ये कैसे आपके पास है। फॉर एग्जाम्पल अब यहां से बात शुरू होती है कि जी अब नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। For example, if the company owns 7,000 cars and starts with 3,000 in Orlando and 4,000 in Tampa, then our model predicts. वो कहता है कि जी टोटल मेरे पास 7,000 गाड़ियां हैं, 3,000 उसने ऑरलैंडो से शुरू की, मतलब इनिशियली वहां पे ये थी उसकी कंडीशन, इनिशियल कंडीशन O0, दैट इज O0 ध्यान में रखिएगा कि जब इसने ये बात कही है तो इसका मतलब यहां पर ये बन रहा है कि जी O0 इज 3,000 और T0 इज 4,000। वो यहां पर ये कहना चाह रहा है कि जी मेरे पास अल्टीमेटली अगर मैं यहां से बात शुरू करता हूं और मैं यहां पे कुछ डायग्राम्स बना के आपको देता हूं ताकि उससे आप समझो। यहां पे वो कहते हैं ऑरलैंडो आपके पास है 4,000, O0 is 3,000 cars and T0 is 4,000 cars। पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, उसने कहा कि भाई ये मतलब उसने वैसे इनिशियल कंडीशन है which can be very different, बस उसने एक मतलब आर्बिट्ररी ले लिए और उसने बात शुरू की यहाँ से। अब वो यहां पर ये कहना चाहता है कि मैंने पहले ये बात डिटरमिन कर चुका हूं कि माई इक्विलिब्रियम पॉइंट is what? is O is equal to 75% of T। तो आप जहां से भी बात शुरू करेंगे यहां पे आके वो कन्वर्ज करेगा। मतलब क्या, मेरे पास T0 क्या है, यहाँ पे मेरे पास T0 है 4,000। तो इसका मतलब है कि मैं 3,000 पे O 3,000 पे कन्वर्ज करेगा। ये बहुत अजीब, मतलब उसने जानबूझ के वैल्यूज ली थी। ये 3,000 पे जाके कन्वर्ज करेगा और ये कन्वर्ज करेगा आपके पास 4,000 पे। तो एक्चुअली 3,000 और 4,000 इक्विलिब्रियम वैल्यूज हैं। मैं यहां पे थोड़ा रुक जाता हूं कि आपके पास अगर मेरे पास 7,000 गाड़ियां थी, मेरा ये मॉडल है, और अगर 3,000 गाड़ियां मैंने ऑरलैंडो में खड़ी कर दी और 4,000 मैंने वहां पे खड़ी कर दी टैंपा में, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरा मॉडल ये कह रहा है मुझे, जो इसका मैथमेटिकल एनालिसिस है, ST टेंड्स टू इन्फिनिटी, कई साल गुजर जाएंगे, मेरा जो ये इक्विलिब्रियम है यही मेंटेन रहेगा। मतलब अल्टीमेटली 3,000 गाड़ियां ऑरलैंडो में रहेंगी और 4,000, ठीक है उसमें ऊपर नीचे होता रहेगा चेंज, लेकिन ये यहीं पे स्टेबलाइज्ड रहेगा। ये इंफॉर्मेशन मुझे इक्विलिब्रियम पॉइंट से मिली, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई यहाँ पे। अब वो आगे और फर्दर एनालिसिस करता है इसका। वो कहता है बिहेवियर फॉर डिफरेंट इनिशियल कंडीशंस। अगर मैं इनिशियल कंडीशंस को चेंज कर दूं, जैसे यहाँ पे जो इनिशियल कंडीशंस थी वो तो 3,000 और 4,000 थी, कि 3,000 गाड़ियां वहां थी O में और 4,000 T में थी। अगर मैं चेंज करता हूं क्या होगा, फिर मेरा सिस्टम किस तरह बिहेव करेगा, वो यहाँ पे स्टडी करता है इसको। Behavior for different initial conditions. Next, let's explore what happens if we start at values other than the equilibrium values. Let's iterate the system for the following 4 initial conditions. तो आपके पास ये 4 initial conditions है। तो पहली वाली ये कि मैंने ऑरलैंडो के अंदर 7,000 गाड़ियां खड़ी कर दी, टैंपा में कुछ भी नहीं था। दूसरे में 5,000 ऑरलैंडो में, टैंपा में 2,000 था। तीसरा केस 2,000 और 5,000 है। और चौथा केस बिल्कुल पहले वाले का एक्सट्रीम ऑपोजिट है कि ऑरलैंडो में कुछ भी नहीं है और टैंपा में 7,000 है, ठीक है। तो अब मेरे पास ये कंडीशंस हैं और मेरी बस एक नॉलेज है इस सिस्टम के बारे में, वो ये नॉलेज है कि जी मेरा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो आपके पास 75% ऑफ टी है। द O इज 75% ऑफ टी।
ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है इक्विलिब्रियम के बारे में। अब मैं यहाँ पे स्टडी करता हूँ इसको और फिर मैं एक एक को देखता हूँ। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन और टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर ईच ऑफ द स्टार्टिंग वैल्यूज इन ग्राफ। ये इंपॉर्टेंट बात मैं बार बार जब रिपीट कर रहा हूँ कि इस चैप्टर के अंदर जो फोकस है वो न्यूमेरिकली सॉल्व करने पर है, और न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस की वजह से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको स्टडी करना, उनको एनालाइज करना, उनको अंडरस्टैंड करना, और फिर मतलब ये कि मतलब कोई ना कोई चीज मतलब उनके बारे में मतलब डिड्यूस करना उन सिस्टम्स के बारे में। यहाँ पर ये चीज है। अब हम देखते हैं यहाँ पे पहला जो केस है, आप देखें ये एग्जैक्टली इसने वही बात कही जो हमारा मैथमेटिकल रिजल्ट आ रहा था। हमारा मैथमेटिकल रिजल्ट क्या है? वो ये है, वो ये रिजल्ट है हमारा मैथमेटिकल। O is equal to 3/40, ये हमारा मैथमेटिकल रिजल्ट है। जब मेरा पहला केस था और मैंने स्टार्ट किया 0 आपके पास टेम्पा में, और आपके पास ओरलैंडो में यू हैव 7000 कार्स, इट इज गोइंग लाइक दिस, और रेड वाला इट गोज लाइक दिस। तो जो मेरी इक्वेशन है O is equal to 3/40, मतलब किसी ना किसी तरीके से मतलब यहां पे जब आप आइट्रेट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप 3000 और 399 मतलब 4000 पे यहाँ पे पहुंच गए। मतलब गाड़ियां तो सीधी बात है डेसिमल्स में नहीं हो सकती हैं, लेकिन आइट्रेटिव सॉल्यूशन जो है जब हम बिल्डअप करते हैं कि मेरे पास ओरिजिनल O जो आपके पास था दैट वाज 7000, और ये कि वहां से मैं गिरते गिरते मेरे पास O जो है वो आगे 3000 पे आगे बस कन्वर्ट कर गया, और T जो आपके पास वो 4000 पे आगे कन्वर्ट कर गया। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, आप में से मतलब हर एक समझ ही गया होगा, मेरे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट को मैं क्या क्या क्लासिफाई कर सकता हूं? स्टेबल। वेरी गुड। मेरा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो स्टेबल पॉइंट है कि जी मैंने एक केस जो देखा कि अगर मैं वहां से शुरू करता हूं मैं वहीं पे रह रहा हूं। दूसरा ये वाला केस है मेरे पास कि मैंने बहुत अलग इनिशियल कंडीशन बहुत दूर से शुरू किया, मैं वहीं पे जाके कन्वर्ज किया, मैं कन्वर्ज कर रहा हूं, आई एम नॉट डाइवर्जिंग। तीसरा केस आपके पास ये है कि जी मेरे पास 5000 और 2000 मेरे पास, और जब मैं इसको आइट्रेट कर रहा हूं, जब मैं इसको आइट्रेट करते 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 दिस इज द न्यूमेरिकली सॉल्व सॉल्यूशन, तो मेरे पास अल्टीमेटली मैं वहीं पे कन्वर्ज कर रहा हूं। तो मेरे पास जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो स्टेबल पॉइंट है। लेकिन ये जो बात मुझे पता चल रही है, ये मुझे पता चल रही है न्यूमेरिकली सॉल्व करने के बाद, ये न्यूमेरिकली सॉल्व करने के बाद मुझे पता चल रही है। ये मैं ऐसे नहीं कह सकता। हम चैप्टर 12 में वो मेथड्स देखेंगे जिसके अंदर पहले ही ये कह सकते हैं कि भाई ये स्टेबल होगा या नहीं होगा। तो मैं यहां पे आके कन्वर्ट कर गया, और सेकेंडली मेरे पास वही 3000 और 4000 में मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। सिमिलरली मेरे पास जो ये वैल्यूज है, अगर मैं 2000 और 5000 से शुरू करता हूं तब भी वो ये कहता है आपके पास इफ यू स्टार्ट फ्रॉम 2000 कन्वर्ट हियर, 5000 यू कन्वर्ट हियर, मतलब वही अपना 3000 और 4000 पे, मतलब दिस वैल्यू इज नियरली 3000 और ये आ गया 4000 पे। तो O हमेशा 3000 पे आके कन्वर्ट कर रहा है और T हमेशा 4000 पे कन्वर्ट कर रहा है बेस्ड ऑन माय मॉडल। और जो सबसे ज्यादा मतलब जो फर्स्ट वाले का एक्सट्रीम केस था कि पहले वाले के अंदर आपके पास ओरलैंडो में आपके पास 7000 था, यहाँ पे टेम्पा में आपके पास 7000 है, तो आपके पास ये बिल्डअप करते 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 आपके पास वही 3000 पे पहुंचा, और ये 7000 से रिड्यूस होते होते वही 4000 में पहुंचा। तो अल्टीमेटली आई कैन कंक्लूड माय सिस्टम जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो स्टेबल पॉइंट्स हैं, और ये कि नो मैटर कि मैं कहीं से भी शुरू करूं मैं अपने इक्विलिब्रियम पे पहुंचता हूं। तो मेरा जो सिस्टम है वो इनिशियल कंडीशंस पे इनसेंसिटिव है, इट इज इनसेंसिटिव टू द इनिशियल कंडीशंस। कुछ भी इनिशियल कंडीशंस थी कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे, ठीक है। I'll read this final paragraph, उसके बाद I'll take a break, और फिर इंशाल्लाह फिर असर के बाद शुरू करते हैं। और कोई आप लोगों को चीज पूछनी हो फिर आप पूछ भी लेगा इंशाल्लाह। लेट मी रीड दिस पैराग्राफ, और ये जो सब बात बता चुका हूँ ये वही है, बट in each of the 4 cases within a week the system is very close to the equilibrium value even in the absence of any cars at one of the two sites। मतलब ये कि जब बाज़ हमने ऐसा किया कि अगर 7000 और 0 से शुरू किया है तब भी वो अल्टीमेटली वहां पे जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो क्योंकि हमारे सिस्टम में 7000 गाड़ियां हैं तो हमेशा वही इक्विलिब्रियम पे आ रहा है। अगर 8000 हो जाएंगी 15000 हो जाएंगी तब भी ये सिस्टम स्टेबल सिस्टम है, लेकिन जो स्टेबलाइज करेगा वो डिफरेंट वैल्यूज पे स्टेबलाइज करेगा।
ये बात पहले भी गुजर चुकी है कॉन्सेप्चुअली। Our results suggest that the equilibrium value is stable and insensitive to the starting values. तो ये हमारा कंक्लूजन है कि आप कुछ भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास सिस्टम के अंदर अगर ओवरऑल जितनी गाड़ियां हैं वो इसी लिहाज से इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। Based on these explorations, we are inclined to predict that the system approaches the equilibrium where 3/7 of the fleet ends up in Orlando and remaining 4/7 end in Tampa. तो ये हमारा कंक्लूजन है जो हम पहले ही बता चुके थे। This information is helpful to the company. Knowing the demand patterns in each city, the company can estimate how many cars it needs to ship. अच्छा, in the problem set we ask you, अच्छा ये मैंने येलो इसलिए कर दिया क्योंकि प्रॉब्लम सेट सब सीधी बात है, मैं आप लोगों को दे रहा हूँ मतलब कुछ ना कुछ जो है, तो उसके अंदर इन द प्रॉब्लम सेट वी आस्क यू टू एक्सप्लोर द सिस्टम टू डिटरमिन वेदर इट इज सेंसिटिव टू द कोएफिशिएंट्स इन द इक्वेशंस। तो ये आप लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो आई टेक अ ब्रेक नाउ और इंशाल्लाह फिर हम लोग इसको जो है ना फिर असर के बाद इसको देखते हैं। इसमें ठीक है, तो ये कि हम लोग जो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, आई थिंक रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, ठीक है। हम अगली वाली एग्जांपल देखते हैं। इस पिछली एग्जांपल में अगर कोई बात आप लोगों को पूछनी है तो आप पूछ लें। सर काइंडली मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जी 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 सर मैंने थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे अभी वो डायग्राम से सोचा, तो मेरे पास जो इक्विलिब्रियम स्टेट आनी चाहिए वो दोनों सिटीज ऑरलैंडो और टेम्पा। आप थोड़ा अगर जोर से बोले, मुझे आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सर अभी आवाज आ रही है? जी जी अब बेहतर है। जी जी सर काइंडली मेरे पास इक्विलिब्रियम स्टेट उस टाइम अचीव होगी इसमें जिस टाइम मेरे पास ON+1 इक्वल होगा TN+1 के। एक सेकंड ठहरे, मैं उस बेसिक इक्वेशन पे चला जाता हूँ। असल में इक्विलिब्रियम हमारे पास ये चीज है, लेट मी हाईलाइट, ये आपके पास बेसिक इक्वेशन है इक्विलिब्रियम की। ठीक है, अब आप पूछें। सर एग्जैक्टली मैं जब ON+1 गाड़ियां नेक्स्ट स्टेज पे काउंट करूंगा वो मेरे पास इक्वल होनी चाहिए TN+1 के। एक मिनट, आपके पास TN+1 TN के बराबर होना चाहिए। हमारी इक्विलिब्रियम हमारे यहाँ ये चीज है कि जैसे हमारे पास हम मूव कर रहे हैं ना, तो यहाँ से हमारे पास हर TN+1, ये आपके पास N+1 है और ये आपके पास N है, तो आपके पास TN+1 और ये TN अगर आपके बराबर हो गए, जैसे यहाँ पे बराबर नहीं है तो इक्विलिब्रियम पे हम नहीं है, लेकिन आफ्टर मेनी आइट्रेशंस हम यहाँ पे कहीं पहुंच जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास जो TN+1 मतलब जो नेक्स्ट आपके पास वैल्यू आ रही है और जो करंट वैल्यू है, मतलब TN+1 और TN ये बराबर हो गई, तब ये इक्विलिब्रियम है। अच्छा, इसके अंदर मसला है कि N+1 जो है ना ये अगर मुस्तकिल चेंज हो रहा है, क्योंकि जब मैं अगली आइट्रेशन पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ तो ये मेरे पास TN+1 हो जाएगा, तो ये TN हो जाएगा। उसकी अगली मैं आइट्रेशन पे जाता हूँ तो फिर ये आपके पास TN+1 हो जाएगा। तो मतलब N+1 हमारे पास ये है कि अगला नंबर है जो भी हमारे पास इनकमिंग चीज है, हम इसको कहते हैं। राइट सर मैं सर दोनों सिटीज का कंपैरिजन कर रहा हूँ, मैं ऑरलैंडो को भी देख रहा हूँ, मैं टेम्पा को भी देख रहा हूँ। इसका मतलब है मेरे पास कोई ऐसी सेंट्रल स्टेट आएगी जहां पे मेरे पास ON+1 TN+ ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होगी सर, जो आपने ड्रा की हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ना डिपेंड करता है, इट ऑल डिपेंड्स। इनाम, मैंने आपको भी नाम देखा, आपका नाम इनाम है? यस सर। हाँ इनाम, नहीं, ये बात इस तरह नहीं है। ये तो मैंने ड्रॉ इस तरह कर दिया तो इसलिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। हो सकता है कि आपके पास जैसे बाज एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आया, और जैसे यहाँ पर इंटरसेक्शन आया है, इसमें भी इंटरसेक्शन है, इसमें नहीं आया। ये इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपके पास इनिशियल कंडीशन यहाँ पर ऐसी थी केस 3 के अंदर कि आपके पास कोई भी मतलब इंटरसेक्शन नहीं आया, क्योंकि सिस्टम जो है ना वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता चला गया। ये आपके पास 4000 है और सेकंड आपके पास यहाँ पर जो है ना इसका 3000 था। राइट सर, अगर सर मैं कंपनी का हेड हूँ जिसके पास 7000 या कोई भी इनिशियल नंबर ऑफ कार्स हैं और मैंने 2 सिटीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करनी है, सही है, तो मेरी प्रायोरिटी ये होगी कि मेरे पास जिस तरह आपने इनिशियल सर वो डायग्राम जो आपने ड्रॉ की 60% गाड़ियां मेरी वापस सिटी O में आ रही हैं और 30% बिल्कुल और 30% मेरे पास गाड़ियां जो हैं वो आ रही हैं T से यहाँ पे। तो मेरे पास तकरीबन अगर मैं 100% पे रहूं तो 0.9 मेरे पास O में रहता है हर टाइम और 1.1 चला जाता है T में आफ्टर एवरी N+1।
ये असल में आफ्टर एवरी n+1, मतलब आप असल में शायद इस हर एक साइकिल के बाद सर, हर एक टाइम पीरियड के बाद उसको मैं ये एक असल में दिन उसकी कह लूं। एक तरह से अगर आप इसको समझिए उसकी प्रोबेबिलिटी है। ये जो चीज आगे नंबर्स है एग्जैक्टली सर, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि यहाँ जब हम आइट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये तो मतलब जो हम आइट्रेशन कर रहे हैं वो तो बेस्ड ऑन दिस सम मॉडल कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास अगर आप गौर से देखो जो नंबर्स यहाँ पे चल रहे हैं, वो जो नंबर ये आपके पास जो नंबर्स चल रहे हैं, इसके अंदर अगर आप रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहो ना हर आइट्रेशन पे, तो आप शायद एस्टैब्लिश ना कर सको हर आइट्रेशन पे आप, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर आपके पास ये बिहेवियर है उसका। मतलब आपके पास पॉजिटिव अगर सर, हर सैंपल पॉइंट पे आप करना चाह रहे हो ना, हर सैंपल पे आप कंपेयर करना चाह रहे हो, आप इस तरह से कंपेयर नहीं करो। हम ये देखते हैं, हम इस ओवरऑल सिस्टम की डायनेमिक्स को देखते हैं। हम डायनेमिक्स इसको कहते हैं कि जी यू लेट गो द सिस्टम, उसको मतलब रन करने दो सिस्टम को, और फिर उसके बाद उसके बिहेवियर को स्टडी करो। हो सकता है असल में जैसे आप कह रहे हो ना, मैं जब भी कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप इसको जनरलाइज मत करो। बात सिस्टम ऐसे होते हैं कि वो आपके पास इनिशियली यहाँ से शुरू किया और फिर उसके बाद उसमें ऑसिलेशंस आनी शुरू हुई, मतलब नॉट दिस वन, सम अदर सिस्टम। तो आप क्या करेंगे, मतलब हम यहाँ पे जो स्टडी कर रहे होते हैं हम जनरल बिहेवियर स्टडी कर रहे होते हैं कि जनरली हो क्या रहा है सिस्टम्स के साथ। तो यहाँ पर उसने जो बात की है, जो मैं कंक्लूड कर दूं कि जी उसने यहाँ पर जो है और इक्विलिब्रियम पहले डिटरमिन किया उसने, ये मतलब मैथमेटिकली हमने ये डिटरमिन किया कि भाई इक्विलिब्रियम पॉइंट है। उसने कहा दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अच्छा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट से डिटरमिन किया। अब उसने ये बात कही है कि जी लेट सपोज मैं हाइपोथेसाइज करता हूँ 7,000 गाड़ियां हैं, 10,000 भी हो सकती है, 15,000 भी गाड़ियां हो सकती हैं। तो वो कहता है कि जी ओ के पास हमेशा 75% ऑफ टी रहेंगी, मतलब आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। दिस इज वैलिड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है। ये इंस्टेंटेनियस बिहेवियर बिल्कुल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि जी आपने यहाँ पे किसी पॉइंट पे मैंने जो है ना वो कर दिया और मैंने कहा कि यार ये मेरी चीज वैलिड क्यों नहीं हो रही है, इस लाइन पर ये कर्व वैलिड क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लॉन्ग टर्म बिहेवियर है आपका। राइट सर। और कोई बात अगर किसी को पूछनी है? मेरे पता नहीं, मैं अंडरग्रेड में भी अक्सर ये बात कहता हूँ कि मुझे तो लगता है शायद 2-3 स्टूडेंट्स जो है ना वही पूछते हैं, बाकी तो मतलब पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करते हैं। और मुझे मतलब ग्रेजुएट क्लास में तो बहुत ही बुरा लगता है कि मतलब मैं नाम लेके जो है ना स्टूडेंट्स को कि भाई आप बैठे हैं, आप बैठे हैं। अंडरग्रेड में मैं जरूर करता हूँ ये, क्योंकि मुझे उनका तो ये होता है बहुत दफा वो लॉग इन करके हट जाते हैं वहां से। बहरहाल ये कि आई मूव ऑन टू द सेकंड एग्जांपल, और द सेकंड एग्जांपल इज दिस वन। उसके अंदर भी हम यही बातें पढ़ेंगे लेकिन ये कि यहाँ पर हम एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, कॉम्पिटिटिव हंटर मॉडल, स्पॉटेड आउल्स एंड हॉक्स। तो आपके पास ये प्रेडेटर प्रे मॉडल आपके पास ये बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं और इनको डिटेल में स्टडी किया जाता है। अच्छा, मैंने एक बात आपको मैटलैब की कही थी, तो लेट मी गो थ्रू दिस मॉडल फर्स्ट, और अगला टॉपिक शुरू करने से पहले फिर मैं मैटलैब आपको दिखाता हूँ, लेकिन मुझे उसे ज्वाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन पहले मैं इसको खत्म कर लूँ पहले। अच्छा, suppose a species of spotted owls competes for survival in a habitat that also supports hawks. अब ये दो आपके पास है, we have owls and we have hawks. अब यहाँ पे मतलब ये कि owls and the hawks. अब यहाँ पे जो predator prey मॉडल आपके पास है, ये कि आपके पास prey आपके पास जो है ना पे owls हो गए और hawks आपके पास predator हो गया। ठीक है, ये बहुत सारे स्टैंडर्ड मॉडल्स हैं, predator prey मॉडल। और यहाँ पे आपके पास this is the prey or this is the predators. Suppose that also that in the absence of the other species, each individual species exhibit unconstrained growth. तो मतलब ये कि अगर कोई एक एब्सेंट हो जाएगा, मतलब अब ये उसकी मतलब ये कि जो डिस्क्रिप्टिव मतलब ये आपके पास प्रॉब्लम मतलब जो प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शन है, इससे हम उसकी मैथ्स एस्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, तो suppose also that in the absence of the other species, each individual species exhibit unconstrained growth in which the change in the population during an interval of time such as 1 day is proportional to the population size. तो ये exactly वही concept हो गया कि change in the population is proportional to the population size. Exactly वही दोबारा बात कि change in the population of the hawks is proportional to the present population of the hawks. लेकिन ये उस वक्त है जब दूसरी population नहीं है। पहली बात उसने ये कही, let me highlight the whole thing. ये पहला आपके पास उसके सपोज इन द एब्सेंस ऑफ द अदर स्पीशीज each individual species exhibits unconstrained growth in which a change in the population during an interval of time is proportional to the population size at the beginning of the interval. तो यहाँ पर ये बात है, तो ये assumption मेरी, this is the first assumption number 1, उस पे मैंने जो इन्हें बनाया। If ON represents the size of the spotted owls
और मतलब HN आपके पास जो है ना वो हॉक्स हो गए, तो ये सिंपल आपके पास रिलेशनशिप हो गया, ठीक है, विच इज अ वेरी रॉन्ग रिलेशनशिप। लेकिन मतलब उस सेंस में कि रियलिटी में ऐसा नहीं है, लेकिन वो कहते हैं अगर हॉक्स बिल्कुल भी ना हो तो आउल्स इस तरह ग्रो करेंगी, और अगर आउल्स बिल्कुल भी ना हो तो हॉक्स इस तरह ग्रो करेंगे। Here K1 and K2 are the constant positive growth rates. The effect of the presence of the second species is to diminish the growth rate of the other species and vice versa. तो वो कहता है कि अगर दूसरी स्पीशीज आ जाएंगी तो ग्रोथ रेट आपके पास डिमिनिश हो जाएगा। अब इसको मॉडल करना है, दिस इज द सेकंड थिंग, लेट मी हाईलाइट दिस विद ग्रीन। अच्छा, मुझे अटेंडेंस भी एक दफा लेनी थी, क्योंकि फिर मसला वही होता है कि वो बाद में हमारे लिए अटेंडेंस मेंटेन करना और सब कुछ है। दोबारा एक बात जो मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा जो है ना वो मैं कह चुका कि आप लोग जो भी लॉगिन करते हैं, मोर देन मेरे हिसाब से 95% 99% लोगों ने जो है उन्होंने बिल्कुल सही लॉगिन किया हुआ है कि अपना पहले रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है और फिर जो है ना अपना नाम है। लेकिन अभी भी बाज़ लोग जो है ना उन्होंने, असर से पहले मैंने देखा था तो बाज़ लोगों ने सिर्फ अपना नाम लिखा हुआ था, जो कि सही नहीं था। अच्छा, इनाम तक हो गया, एहफाज से इनाम तक हो गया, और मैं आगे भी अब जैसे यहाँ पर सिद्रा, आप अपना ब्रैकेट में नंबर्स मत लिखिए, पहले लिखा करेगा। तहरीम पहले अपना नंबर लिखना है, तहरीम इतना पुराना स्टूडेंट है, मोहसिन आराई, अर्श हुसैन, ये जितने भी है ना, आप लोग अपने नंबर स्टूडेंट आईडी पहले लिखा करें विदाउट ब्रैकेट, और फिर अपना नाम लिखा करें, ताकि अटेंडेंस जो है ना वो मतलब ये कि वो सीक्वेंस में आप लोगों के नाम होते हैं तो अटेंडेंस मेरे लिए बहुत आसान हो जाती है। और अगर आप लोगों का किसी का नाम इसमें नहीं आया तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ही बता दें या माइक ऑन करके बता दें। अच्छा, ये यहाँ पर although there are many ways to model the mutually detrimental interaction of the two species, we will assume that this decrease is approximately proportional to the number of possible interactions between the two species. मतलब ये बहुत ही मतलब ये कि एक हाइपोथेटिकल से मॉडल है, लेकिन बिलाल पीरजादा तुम्हारा नाम नहीं है, वो कैसे नहीं है तुम्हारा नाम? बिलाल पीरजादा 10652 ही तुम्हारा नाम सेकंड पे नहीं आ रहा है इसमें क्या? वेट अ मिनट सर, इसमें नजर नहीं आ रहा मुझे। हाँ, उसमें नजर नहीं आ रहा, मैं एक मिनट ठहरो, मैं जब भी तो मैं दोबारा ले लेता हूँ इमेज। असल में अटेंडेंस मेरे लिए मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि नाम इतने आउट ऑफ सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, किसी ने चैट विंडो पे कुछ लिखा है, ठीक है, इट्स फाइन। अच्छा, अब यहाँ पर ये हो गया, although there are many ways to model the mutually detrimental interaction of the two species, we will assume that this decrease is approximately proportional to the number of possible interactions between the two species. तो possible interactions जो है ना वो आपके पास ये वाले हैं, इनका प्रोडक्ट जो है आपके पास। Therefore, one sub model, ये this is a hypothetical model, remember. One sub model is to assume that a decrease is proportional to the product of ON and HN. तो उसने कहा कि इस तरह मैं मॉडल कर सकता हूँ इस बिहेवियर को। तो उसका जो आपके पास ये प्रोडक्ट है वो आपके पास सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसमें से। जितना ज्यादा इंटरेक्शन बढ़ेगा तो आपके पास ये कि उतना ज्यादा मतलब आपके पास पॉपुलेशन में रिडक्शन आएगा। तो डेल्टा ON इज इक्वल टू K1 ON माइनस K3 ON HN, और ये आपके पास सेकंड अजम्पशन, दिस इज ड्यू टू द सेकंड अजम्पशन, ड्यू टू द सेकंड अजम्पशन। अब ये मेरे पास एक मॉडल बन गया है, ठीक है। अब उसके अंदर यहाँ पर वो कहता है सॉल्विंग ईच इक्वेशन फॉर द n प्लस फर्स्ट टर्म गिव्स। तो अब वो बेसिकली जो है ना वो यहाँ पर वो डिटरमिन करना चाह रहा है, यहाँ पे इक्वेशन इसको बिल्डअप करेगा, फिर इक्विलिब्रियम बनाएगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा आपके पास, लेट मी सॉल्व दिस इक्वेशन, ON प्लस 1 माइनस ON इज इक्वल टू K1 ON माइनस K3 ON HN. I hope I am doing the correct maths. ON plus 1 is equal to K1 plus 1 ON minus K3 ON HN. Similarly, आपके पास सेकेंड इक्वेशन बनेगी, तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई ON plus 1 is equal to 1 plus K1 ON minus K3 ON HN, और सेकेंड आपके पास HN plus 1 is equal to 1 plus K2 HN minus K4 ON HN. तो ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन इसकी बन गई। अच्छा, where K1 to K4 are positive constants, तो ये आपके पास सारे पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं। नाउ लेट्स चूज स्पेसिफिक वैल्यूज फॉर द कांस्टेंट्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड कंसीडर सिस्टम। अब मेरे पास ये एक सिस्टम है, ठीक है। अब उसने यहाँ पे सब K1 K2 K3 K4 उसने अज्यूम किया, और नाउ आई हैव द सिस्टम। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं इसका स्टेबिलिटी एनालिसिस का क्या मतलब है कि आई विल डिटरमिन द इक्विलिब्रियम पॉइंट,
इक्विलिब्रियम पॉइंट आपके पास ON plus 1 must be equal to ON must be equal to O और HN plus 1 is equal to HN is equal to H। तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ये मेरे पास जो है ना, क्योंकि प्रोडक्ट जी जो K1 to K4 वैल्यूज वो खुद ही अज्यूम की हैं इसमें। हाँ खुद अज्यूम की हैं, खुद अज्यूम। ये सारा का सारा देखो बिलाल, दोबारा यहाँ पर एक बात कि मेरे पास जो है ना, लेट्स सपोज मेरे पास कोई 5 साल का डेटा है और फॉर सर्टेन फॉरेस्ट कि वहां पे जो है ना, मतलब इनकी काउंटिंग, मतलब ये है कि मुझे पाकिस्तान का तो अंदाजा नहीं है, लेकिन यूरोप के अंदर मतलब वो इसको मेंटेन करते हैं इस डेटा को। और मतलब यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस होंगी तो उसको देख सकते हो कि मतलब वेल्स का और इस तरह डॉल्फिन्स का सबका बाकायदा उसकी मार्किंग करते हैं, उसकी सब कुछ जो है। तो ये डेटा लेट्स सपोज उनके पास मौजूद था, उस डेटा से उन्होंने जो है ना ये कोएफिशिएंट्स डिटरमिन किए हैं। ओके अच्छा, चैप्टर 2 के अंदर वहां पे जो है ना फिर ये हम, और चैप्टर 3 के अंदर ज्यादा मतलब फिर हम फोकस करेंगे कि हाउ टू डिटरमिन दीज कोएफिशिएंट्स फ्रॉम द डेटा, जो जेन्युइन मतलब वहां पे पूरे का पूरा मतलब ये कि मेथड्स हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे तो ये कोई तरीका तो होता होगा बिल्कुल। नहीं भाई, जेन्युइन मेथड्स हैं, ऐसा नहीं है ये। तो वो आपको चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के अंदर जो है ना इंशाल्लाह आएंगे। तो ये कि यहाँ पे वही हमने इक्विलिब्रियम डिटरमिन करना है, तो हमारे पास इन दो इक्वेशंस को, और ये दो नॉन लीनियर इक्वेशंस हैं, वी हैव टू सॉल्व देम। आपके पास दिस इज O इज इक्वल टू 1.2 O इज नॉट समथिंग वेरी गुड, क्योंकि मतलब ये कि ये 1.20 लगता है, फिर माइनस 0.001 O एन H, और H इज इक्वल टू 1.3 H माइनस 0.002 O NH। ठीक है, अब मुझे ये दो इक्वेशंस हैं, दोनों मतलब ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है लेकिन नॉन लीनियर इक्वेशंस है। आई हैव टू सॉल्व देम, बहुत बेसिक मेथड्स इनको सॉल्व करने के। और यहाँ पे जो उसने डिटरमिन किया, आई वोंट वेस्ट माय टाइम ऑन दिस वेरी बेसिक मैथ्स। यहाँ पे तुम देखो O और H उसने निकाला है यहाँ पे बाकायदा, मतलब वही सारी सब्स्टिट्यूशन करके जो मैंने आपको समझाया, आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। कि the first equation indicates that there is no change in the whole population। अल्टीमेटली ये इक्वेशन आई है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, और ये इक्वेशन आपके पास आई है। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस आई, तो आपके पास लेट मी राइट दिस O और 0.2 माइनस 0.001 H इज इक्वल टू 0। तो O आपके पास हो गया इज इक्वल टू 0 और H आपके पास हो गया 0.2 डिवाइड बाय 0.001, तो आपके पास 200। तो आपके पास ये दो वैल्यूज आ गई फ्रॉम दिस फर्स्ट इक्वेशन, O और H की। सेकंड आपके पास जो यहां पर इसने हाईलाइट किया हुआ, देखो ये चीज सेकंड आपके पास जो हो गई वो आपके पास हो गई सेकंड इक्वेशन से H0 आपके पास हो गया, और आगे O की वैल्यू आगे 150 है। तो वो कहता है ये मेरे पास जो है ना दो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं सिस्टम के अंदर। आई हैव टू इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, नोट दैट इक्विलिब्रियम पॉइंट वैल्यूज एग्जिस्ट एट दिस and this because neither population will change at those points। वो यहां पर ये कहना चाह रहा है कि जी अगर मेरे पास एक इक्विलिब्रियम पॉइंट मेरे पास सिस्टम के अंदर 0 है, मतलब मेरे पास आउल्स और हॉक्स मेरे पास दोनों जो है ना वो 0 पे आपके पास है, और 0 से इनिशियलाइज करेंगे, दे विल रिमेन एट 0। ठीक है, और दूसरा वो कहता है कि आपके पास 150 और 200 है, कि आपके पास 150 है और 200 है। इसको हम समझेंगे, फिर इसको हम डिटेल में देखते हैं। 150 आपके पास हो गया और 200 आपके पास हो गया, ये भी इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और वो किस तरह करके कि जी अगर आउल्स आपके पास मैंने नंबर्स गलत लिख दिए उस तरह, ये आपके पास 200 है, ये आपके पास 150 है। तो अगर आपके पास आउल्स आपके पास 150 हो गए और आपके पास हॉक्स 200 हो गए, तो मैथ्स हमें ये सिर्फ समझा रही है, मैथ्स, इसके अलावा कुछ नहीं। रियलिटी से पता नहीं इसका ताल्लुक है या नहीं है। जो डेटा से हमने कोएफिशिएंट्स डिटरमिन किए और वहां से हमने मैथ सॉल्व की कि अगर 150 आउल सिस्टम में थे, फॉरेस्ट में थे, तो ये कि 150 पे रहेंगे, और अगर हॉक्स 200 थे तो 200 पे रहेंगे, ये मेंटेन रहेंगे। इस तरह करके ये दोनों चलते रहेंगे, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। लेकिन अगर हाउल्स या ये हॉक्स या आउल्स को अगर मैं आगे पीछे कर दूं, तो ये कि आई हैव डिफरेंट बिहेवियर इन द सिस्टम, वो मैंने स्टडी करना है यहाँ पे। चाहिए कि यहाँ पे जस्ट अ मिनट, एक सेकंड ठहरिए।
अच्छा वेट अ मिनट, हाँ ये हमारे पास जो है ना, ये बात मैंने कही कि भाई ये आपके पास 150 पे स्टेबलाइज कर गया और 200 पे, ये आपके पास ये बहुत अजीब सी बात है, लेकिन ये कि ये मॉडल हमें कह रहा है इफ द आउल पॉपुलेशन बिगिंस एट 150 एंड द हॉक पॉपुलेशन बिगिंस एट 200 द टू पॉपुलेशंस रिमेन एट देयर स्टार्टिंग वैल्यूज। इनिशियल कंडीशंस मतलब अगर इनकी ये होंगी तो सिस्टम यहाँ पे स्टेबिलिटी पे रहेगा, वो इसी पे कोई चेंज नहीं आएगा। और यहाँ पे हमारे पास वो ON+1 ऑन दिस वन इज इक्वल टू ON, और मेरे पास यहाँ पर TN+1 इज इक्वल टू TN। तो यहाँ पर ये चीज जो है ना, नॉट TN, दिस इज H, ये वैलिड होगी। हम आगे देखते हैं क्लासेस, बिहेवियर नियर इक्विलिब्रियम। अब हम ये स्टडी करते हैं जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था। Now let's analyze what happens in the vicinity of the equilibrium values we have found. Let's build numerical solutions for the three starting populations given here. Note that the first two values are close to the equilibrium values, whereas the third is near the origin. तो आपके पास ये तीन हमने कहा, ये तीन केसेस है हमारे पास, the first case, the second case and the third case. पहला केस आपके पास और दूसरा दोनों इक्विलिब्रियम के पास है, तीसरा बहुत दूर है। आइटरेटिंग इक्वेशन 1.1 जो आपके पास वो कंप्लीट मतलब इक्वेशन सेट था इसका। वेट अ मिनट, क्या रिकॉर्डिंग हो रही? ठीक है, अच्छा। Iterating equation 1.1 beginning with the starting values given results in the numerical solutions as shown in figure 1.28। और हम एक एक केस को स्टडी करते हैं और note that in each case one of the two species eventually drives the other to extinction। ये आपके पास वो कहता है कि जो केसेस आपके पास पहले और दूसरे केसेस है, अब इसको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले वो ये कहता है कि 151 और 199 पे आपने शुरू किया, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपके पास आउल्स जो आपके पास हैं, आउल्स आपके पास 151 से शुरू हुए और दे अल्टीमेटली ग्रो आउट ऑफ बाउंड्स। मैथ्स हमें प्रेडिक्ट करिए जो कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं सैचुरेट करेंगे, लेकिन वो कहता है अगर 151 से आपने शुरू किया, 151 से, तो आपके पास आउल्स जो है ना वो आउट ऑफ बाउंड हो जाएंगे और हॉक्स जो आपके पास हैं वो आपके पास वो एक्सटिंक्शन की तरफ चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे वो। ये मैथ्स हमें बता रहे हैं, मैथमेटिकल मॉडल हमको बता रहे हैं। हमने यहाँ पे जो चीज समझनी है, जो हमारे इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि क्या जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो स्टेबल था या नहीं था। मैं वो बनाता हूं यहाँ पे। हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो 200 और 150 पे था। वो हमारे पास 200, दिस इज 200, तो यहां पे हमने देखा कि जब आउल्स को हमने जरा सा जो है ना वो इंक्रीज किया, आउल्स को हमने जो है ना 150 के बजाय अगर हमने 151 पे रखा और हमने आइटरेशन शुरू की, तो ये हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास करते 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 ये चीज बिल्कुल जो है ना अनस्टेबल हो गया, ये आपके पास आउट ऑफ बाउंड्स चला गया। तो ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारे पास है, आउल वाला जो हमारे पास, और ये हॉक्स वाला, मतलब हॉक्स वाला जो था वो 200 हमारे पास क्या था, 199 से हमने शुरू किया था, दैट वाज समवेयर हियर 199। हमारे पास दोनों डाइवर्ज कर गए, दोनों डाइवर्ज कर गए अपने जो आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट था उससे हट गए। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट इज अनस्टेबल, ये हमारा कंक्लूजन है। आर कंक्लूजन, द इक्विलिब्रियम पॉइंट इज अनस्टेबल। आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी। सही है। मैं क्विकली दो एग्जांपल्स और देता हूं उसके बाद, ताकि मैं मैटलैब दिखा दूं। मुझे अंदाजा है उसके सेटअप में थोड़ा टाइम लगेगा, वो मैटलैब तो खुली भी है लेकिन मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा वहां से। सेकंड, अब ये एग्जांपल है आउल्स और दोबारा हॉक्स की, और इनिशियल कंडीशन मैंने चेंज कर दी। आई टेक दिस डायग्राम ओवर देयर, और फिर मैं दोबारा यहां से देखता हूं कि अब मेरे पास क्या होता है। मेरे पास ये हो गया, आई कॉपी दिस और मैं अगले पे गया, दिस इज 100%, और मैं यहाँ पे आई पेस्ट दिस थिंग हियर। सर एक सवाल है। जी जी। मतलब अजीब सा मुझे तो मतलब हो रहा है, जैसे अगर फर्ज करें एक जैसे हॉक्स हैं, उनकी क्वांटिटी जो है वो डाइवर्ज कर रही है और एक की जो है वो किसी सर्टेन वैल्यू पर कन्वर्ट कर जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है?
अगर एक नहीं एक मिनट ठहरो, असल में मैं कुछ और चीज देख रहा था वो। हाँ आप बोलो, हाँ क्या कह रहे हो? सर मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग ये जैसे प्रीवियस एग्जांपल था हमारे पास कार्स वाला, उसमें वो दोनों जो है वो एक सर्टेन वैल्यू पर आके मतलब ये क्या एक 3000 एक 4000 पर आकर सेटल डाउन हो गए, तो हमने कहा था कि भाई ये स्टेबल है। ठीक है। इस तरीके जो ये वाला एग्जांपल है, इसमें ये हमने ये देखा कि भाई दोनों जो है वो मतलब ये के डाइवर्स कर रही हैं। ठीक क्या है। कोई ऐसा एग्जांपल हो सकता है कि जिसमें एक जो है वो कन्वर्ज कर जाए और एक डाइवर्स कर जाए? ऐसा कुछ हो सकता है क्या, या ऐसा होता है कभी? नहीं असल में क्या बोलते हैं, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट जितने भी आपके पास स्टेट्स होती हैं सिस्टम की, क्योंकि तुमने लीनियर सिस्टम्स पढ़ा हुआ है, तो उस लिहाज से कि आपके पास सिस्टम अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर है तो आपके पास दो स्टेट्स हैं, ठीक है। तो जितने भी इक्विलिब्रियम पॉइंट हैं वो दोनों के लिहाज से बताए जाते हैं, वो एक के लिहाज से नहीं बताए जाते। फिलहाल ऐसे नहीं होता। सही सर, ठीक है। मैं बस हाँ मतलब वो ऐसा नहीं होता कि तुम कहो हॉक्स जो है ना वो स्टेबल है और ऑल, ऐसा नहीं है। हमारा दोनों के कॉम्बिनेशन से इक्विलिब्रियम पॉइंट बनता है। इक्विलिब्रियम कहते ही उस चीज को है कि भाई आप तुम्हारे पास लेट सपोज मतलब ये कि सिस्टम के अंदर दो पैरामीटर हैं जो चेंज हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है और वॉल्यूम है, या टेम्परेचर है प्रेशर है, तो मैं दोनों के लिहाज से कहूंगा कि कौन सा ऐसा पॉइंट इन टाइम है जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों स्टेबलाइज हो गए। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं इक्विलिब्रियम कहता हूं सिस्टम को, मैं एक के लिहाज से नहीं कहता। हमारे डायनेमिकल सिस्टम में इस तरह हम डिफाइन करते हैं इक्विलिब्रियम को। अच्छा यहां पर देखो क्विकली अगली बात क्या हो रही है कि जी यहां पे अगर मैंने क्या किया, ये तो येलो और मेजेंटा जो था ना, ये तो पुरानी एग्जांपल का था। मैंने 149 से शुरू किया। जब मैंने 149 से शुरू किया, लेट सपोज मैं यहां से डॉटेड से बनाता हूं मेजेंटा से ही, जब मैंने 149 से शुरू किया, 149 से, तो मेरे पास 149 ये है, और मैं ये देख रहा हूं कि 149 से शुरू करते करते मेरे पास वैल्यूज जो है ना दे आर गोइंग डाउन टू 0। तो मेरे पास जो इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला जो है ना 150 वाला, अगर मैं इसके करीब से कहीं से शुरू कर रहा हूं, अगर मैं ऊपर से शुरू कर रहा हूं तो वो सॉल्यूशन डाइवर्ज कर रहा है, नीचे से शुरू कर रहा हूं तब भी डाइवर्ज कर रहा है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसी तरह अगर मैं उसको देखता हूं हॉक्स को, हॉक्स मेरे पास जो है वो 201 से शुरू हुए, जो मेरे पास 201 से शुरू है, मेरे पास 201 ये पॉइंट है। तो ये कि मेरी नॉलेज मुझे ये बता रही है, मैं अगर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन को ना भी देखूं कि ये यूं करके चला जाएगा, ये ग्रो कर जाएगा, और ये ग्रो कर गया 1879 पे चला गया। तो ये इंपॉर्टेंस है आपके पास कि जी अगर मुझे मैं क्लासिफाई कर लूं अपनी इक्विलिब्रियम पॉइंट को, तो मैं ये सारी इंफॉर्मेशन बता सकता हूं। सही। 83। अच्छा यहाँ पे एक और बात कि जी यहाँ पर क्या होता है मेरे पास, लेट मी कॉपी द फिगर दिस वन अगेन, जिस पे मैं डिस्कशन सारी कर रहा हूं। मेरे पास ये ठीक है, ये दो केसेस मेरे पास हो गए, और मैं 10-10 से शुरू किया, तो मेरे पास एक 0 पे चला गया और एक 1916 पे चला गया, और एक आगे 1916 पे चला गया। तो आपके पास यहाँ पे भी जो मेरे पास जो बिहेवियर आ रहा है, लेट मी स्टार्ट विद दिस सेम थिंग। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि जी मैंने 10 से शुरू किया, और जब 10 से शुरू किया मेरे पास, तो दिस इज 10 समवेयर हेयर, और मेरे पास अल्टीमेटली वो 0 की तरफ मूव कर गया, वो 0 की तरफ मूव कर गया। और दूसरा जो मेरा था वो भी मेरा 10 से शुरू किया था, और वो मेरा डाइवर्स कर गया 1916 की तरफ, वो ऐसे मूव करके चला गया। मतलब ये कि यहाँ पे इवन जब मैंने इनिशियल कंडीशन यहाँ पे शुरू की है, तो मेरा सोल्यूशन जो है ना वो इक्विलिब्रियम की तरफ तो बिल्कुल मूव नहीं किया है, मतलब 150 और 200 की तरफ मूव नहीं किया है। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं मतलब कोशिश करूंगा कि चैप्टर 12 में ज्यादा उसको मैं मतलब हाईलाइट कर दूं, कि मेरे पास इस सिस्टम में दो इक्विलिब्रियम पॉइंट थे, जो कि जब हम फेस प्लेन को स्टडी करेंगे, उसकी नॉलेज पे, उस कॉन्सेप्ट पे हम जाएंगे, तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो वहां से हमें समझ में आता है फेस प्लेन से कि ये दो इक्विलिब्रियम पॉइंट बिल्कुल अलग अलग हैं, उन दोनों का बिल्कुल अलग बिहेवियर है, और मैं दोनों के करीब शुरू करता हूं। यहां पर ऐसा हो रहा है कि दोनों के करीब ही मैं डाइवर्ज कर रहा हूं, मतलब ये बात इस डायग्राम में बहुत क्लटर्ड हो जाएगा, वो कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर नहीं होगा, तो जब हम उसको स्टडी करेंगे तब मैं उसमें आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। अभी आप थोड़ा वेट करें, और मैं वो कर देता हूँ, क्या बोलते हैं, मैटलैब का जो है वो मैं शेयर कर देता हूँ।
सर आवाज नहीं आ रही है। अगर आप में से कोई व्हाट्सएप पे मुझे शेयर कर दे इस मीटिंग का लिंक ना, तो मैं डायरेक्टली दूसरे लैपटॉप में मैं उसको ज्वाइन करके मैं वहां से आपको शेयर कर देता हूँ, क्योंकि इसका पता नहीं लिंक जो है ना, वेट अ मिनट, मुझे इस मीटिंग का लिंक जो है ना वो नहीं मिल रहा है। सर मैंने भेज दिया। ठीक है, बस मैं फिर ज्वाइन करता हूँ वहां से, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट, मैं जरा अपना व्हाट्सएप जो है ना लॉगिन करता हूँ दूसरे सिस्टम से। मैथ्स दिस वन, ठीक है, और 1 मिनट जी, यहाँ पे व्हाट्सएप वेब, और व्हाट्सएप वेब ये हो गया, और जस्ट अ मिनट यार, व्हाट्सएप वेब, पार्टिसिपेंट्स 1 मिनट। अच्छा जी, अच्छा, मेरे हिसाब से वहां से मैंने जो है ना, मैं अपने आप को होस्ट बनाऊं, मुझे 1 मिनट। ओ जस्ट अ मिनट यार, ये हो गया। तो ये कि आप लोगों को मैटलिब की विंडो नजर आ रही है आप लोगों को क्या? यस सर, आ रही जी है। सर आ गई। अच्छा, मैं असल में माइक अपना ऑफ करता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा जो है ना रेजोनेंस हो रही है। जी, अब ये कि ये मैटलैब विंडो क्लियर है, ठीक है, दैट्स फाइन। मैं इसको ये सिंपल आपके पास मैटलैब का कोड है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसको मैं थोड़ा सा पहले मैं रन कर देता हूँ इसको। आई होप इट वर्क्स, ठीक है। और ये उसके सारे ग्राफ्स हैं सारे ना, तो वो जो सारे कॉन्सेप्ट मैंने, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या?
जी आ रही है। यस सर आ रही है। आ रही है ठीक सर। है ठीक है। आ रही है अच्छा ये है कि मुझे अंदाजा नहीं, क्योंकि इतनी सारा मैं 2 अलग लैपटॉप्स में काम कर रहा हूँ, और ये कि पता नहीं इसकी रिकॉर्डिंग हो भी रही है या नहीं, मुझे नहीं अंदाजा बिल्कुल। रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी। रिकॉर्डिंग हो रही है, गुड, ठीक है। अच्छा ये कि सिंपल कोड है मैटलैब का, आप में से जिनको मैटलैब की कोडिंग आती है उनके लिए बहुत बेसिक कोड है, जिनको नहीं आती तो ये है कि ये मैं मतलब अभी मैं कोड को एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं सिंपल जो है ना आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कुछ नहीं है। वो यहाँ पर ये वही डिजॉक्सिन वाला केस था, ये उसकी इक्वेशंस लिखी हुई हैं सारी लेफ्ट पे, और यहाँ पर ये कि मैंने क्या किया था कि ये डिफरेंट इनिशियल कंडीशन से मैंने शुरू किया था 0.1 0.2 0.3 से, तो 0.2 पे मैं स्टेबलाइज हो गया। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये वाला केस था जिसके अंदर मैंने क्या काम किया, वो ये कोड लिखा हुआ है कि जी मैंने सेम वैल्यू से इनिशियलाइज किया लेकिन डोज मैंने चेंज कर दी। मतलब ये कि इस फिगर के अंदर सेकंड में कि मैंने इनिशियलाइज 0.1 से किया, और मैंने पहले ब्लू वाले आदमी को मैं 0.1 mg दे रहा हूँ, दूसरे को 0.2, तीसरे को 0.3, तो तीनों डिफरेंट वैल्यूज पे स्टेबल हो रहे हैं, लेकिन तीनों स्टेबल हैं। ये सिस्टम स्टेबल है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे वो चेंज हो सकता है, लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट क्लासिफाई एज स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ हुआ है। 2 बातें हो गई यहाँ पे। तीसरा वो कॉन्सेप्ट है जो इनाम ने बीच में पूछा था, डिस्कस किया था, वो ये बात है कि जी मैं उसको 2 सिस्टम्स हैं, मतलब ये तो नॉर्मल आपके पास हो गया, ब्लू वाला जो सिस्टम है ना, ब्लू वाला वो ये वाला सिस्टम है A1 वाला। मैंने क्या किया, मैं एक सर्टेन वैल्यू, मैं जब स्टेबलाइज हो गया मैं उसको 0.1 mg दिए जा रहा था, एक सर्टेन पॉइंट पे डॉक्टर्स ने कहा, प्रिस्क्राइब किया कि नहीं इसको बढ़ानी चाहिए, 0.2 करनी चाहिए। जब मैंने 0.2 कर दी तो ये चेंज जो है ना मैंने कर दिया यहाँ पे कि जी 50 दिनों के बाद आपने 0.1 mg से बढ़ा के 0.2 mg कर दी। तो 0.2 mg कर दी, आप देखें एकदम यहाँ से ये राइज किया और जाके 0.4 पे स्टेबलाइज हो गया। तो ये 0.4 mg पे उसकी बॉडी के अंदर इतना जो है ना वो रहेगा। अब ये वाला कोड है, यू कैन प्ले विद दिस कोड, और अगर आपको कोई और बात मुझसे पूछनी है आप मुझसे पूछे, मैं यहाँ पे सामने आपको चेंज करके रन करके आपको दिखा दूंगा, आप लोगों को समझ में बात आ जाएगी। कोई भी कॉन्सेप्ट आपको वेरीफाई करना है ना, यू कैन वेरीफाई योर कॉन्सेप्ट फ्रॉम हियर। और अगर आप लोगों को क्लियर है, ये कोड मैं आपको भेज दूंगा, यू कैन टेस्ट इट योरसेल्फ, और बस यहाँ पे हम लेक्चर एंड करते हैं इंशाल्लाह। कोई बात आपको पूछनी है, यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क एनीथिंग। मैं बैठा हुआ हूँ अभी 5 मिनट बैठा हुआ हूँ, जो बात पूछनी है आप पूछ लें, या अगर आप समझते हैं एवरीथिंग इज क्लियर, कोई ऐसी बात नहीं है, व्हाट्सएप पे पूछ लेगा, तो हम सेशन को एंड कर देते हैं। सर व्हाट्सएप पे पूछ लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जी सर क्लियर है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।